बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएंगे सहरो अफ्तार। सहरो अफ्तार में हमें किस तरह से उठाया जाता है, किस तरह से हम लोग सहरी का हमें पता चलता है कि सहरी का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो गया है या फिर अफ्तार का वक्त जो है वो शुरू हो गया है, अफ्तारी जो है वो होने जा रही है। ये मिस्र में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया जाता है। हमारे यहाँ पर मसाजिद में ऐलानात किए जाते हैं या अनाउंसमेंट कर दी जाती है, या फिर हम टीवी ऑन करके देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है। सायरन बजाया जाता है, ढोल वाले आते थे किसी दौर में, अभी भी कुछ इलाकों में आते हैं, तो ये चीजें होती थी। लेकिन मिस्र में तो अलग ही तरीका है। उसमें जी तोप से गोला छोड़ा जाता है जिससे दूर दूर एक तो वो शुआएं नजर आती हैं, शोले नजर आते हैं, जिससे पता लग जाता है कि जी कि सहरी का वक्त जो है खत्म हो गया है या फिर इफ्तारी का वक्त तो हो चुका है। और फिर उसकी आवाज से भी रोजा खोला जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। इशाल सलाहुद्दीन अयूबी के दौर से कह रहे हैं कि वहां पर यही रिवायत थी और ये रिवायत जिंदा थी। लेकिन 30 साल पहले, हाँ 30 साल पहले ये रिवायत जो है वो कहीं दब गई थी। क्योंकि उसकी वजह ये बनी कि वो जो तोप थी वो खराब हो गई थी, तो उसका ऑल्टरनेट कोई नहीं रखा हुआ था तोप का। शायद वो रिवायत है ना, तो उसी तोप से किया जाए। तो उस तोप को अब मरम्मत किया गया और इस रमजानुल मुबारक में भी यही बताया जा रहा है कि फिर से उस रिवायत को जिंदा कर दिया गया है और उस तोप से गोला एक जो है वो दागा जाता है, जिसके बाद पता लग जाता है कि रोज़ेदारों सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, या रोज़ेदारों अब जो है इफ्तार आप कर सकते हैं और मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है। तो ये एक मुनफरिद तरीका है, लेकिन इससे लोग डर भी सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पर ये तरीका कार जो है वो राइज कर दिया जाए, शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में जो गिरदो नवा वाले लोग होंगे वो वैसी सारी रात सो नहीं पाएंगे कि अभी गोला आया तो अभी गोला आया। तो ये कि मेरे ख्याल में ये बहुत डिफरेंट तरीका हमने आपको बताया। अगर कोई और भी डिफरेंट तरीका हमें पता लगा तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से ही, और खुसूसी तौर पर जो वैक्सीनेशन का अमल है उसके हवाले से कि हम कितने पीछे रह गए और बाकी ममालिक कितने आगे निकल गए। बिल्कुल ऐसे ही कोरोना वायरस के वार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थम नहीं पा रहे हैं। मुल्क में वबा की तीसरी लहर जो है इसके दौरान सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। तो अगर हम सूरत हाल की बात करें तो वहीं पर वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको भी बहुत तेज़ होना चाहिए था, लेकिन अभी सुस्त रवि का शिकार है। दुनिया के 130 ममालिक में पाकिस्तान का जो 120वां नंबर है इस वक्त है कि वैक्सीनेशन हमें जो मिल रही है 120वां नंबर उसमें हमारा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। भारत तो पाकिस्तान से आगे है ही, ये तो हमें पता है। और इसमें हम इस गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि हमने वो एक जो है लाएअमल नहीं बनाया, हम वहाँ पर हैं ही नहीं, हम वैक्सीन बना ही नहीं पा रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और घाना, नाइजीरिया भी पाकिस्तान से आगे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। और इस हवाले से अहम खबर यह है कि हुकूमत ने बुध से 50 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू करने का फैसला भी कर लिया है। ये खुशाइन बात है। जबकि चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 20 लाख डोजेज आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने की भी तवक्को की जा रही है। इससे भी हालात मजीद बेहतर होंगे। दूसरी जानिब कोरोना से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद में बदस्तूर इजाफा जारी है। ये हमारे लिए एक और लम्हा फिक्रिया है, तशवीशनाक सूरत हाल है। हाँ जी ऐसे ही। और इस्लामाबाद में मजीद 47 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई है। जो DHO की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में अब तक पैदाइश से 10 साल तक के 7329 बच्चों में कोरोना की तस्दीक जो है इशाल अब तक हुई है। और अगर लाहौर की बात कर लें तो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अस्पतालों के ICUs भर चुके हैं। इस वक्त हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अगर एहतियात ना की गई तो अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी। और इस वक्त लाहौर के जो अस्पताल हैं वहाँ पर ICUs बेड जो है वो कम पड़ गए हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज जो हैं इस वक्त वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं। हाँ, मर्दान और नौशहरा में कोरोना वायरस के जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह 27% तक पहुँच गई है, जो कि बहुत ज़्यादा शरह है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर कि वैक्सीनेशन का अमल क्यों सुस्त रवि का शिकार है, हम श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे बहुत पीछे क्यों हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, तशवीशनाक बात यह है कि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, श्रीलंका भी हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, घाना भी हमसे आगे है, क्या ये बातें दुरुस्त है? अगर दुरुस्त हैं तो हम इतना पीछे क्यों हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन मुल्कों की आबादियां आप देखें, ये छोटी छोटी आबादियों वाले मुल्क हैं और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का फिफ्थ या फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरी दुनिया में। तो हमारी आबादी जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब 200 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी है। जिन मुल्कों की आप मिसाल दे रहे हैं वो तो बहुत छोटी छोटी सी आबादियां हैं। और मगर इसमें देखिए सुस्त रवि, फिर भी उसके बावजूद मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हमारी वैक्सीनेशन का प्रोसेस उतना फास्ट नहीं है, मगर इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत स्लो है। आपने अभी तक, हालांकि ये 50+ की भी रजिस्ट्रेशन खुले हुए काफी अरसा गुजर गया है, मगर कोई 20-22 लोगों ने, अभी 20-22 लाख लोगों ने ही सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कराया, जिसके अंदर 6 लाख तो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे। लेकिन उसके बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लेकिन हमें बुलाया नहीं जा रहा। और अगर आप फर्ज कर लें कि जो 50 साल या जायद के जो शहरी हैं, उनको जिनको कोड रिसीव हो चुका है, वो वैक्सीन लगवाने कब तक जा सकते हैं? क्या वो चले जाएं वैक्सीन लगवाने? जी, उनके लिए इंशाल्लाह ताला 21 अप्रैल से जो है उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी और अब उन लोगों को मैसेजेस जाने शुरू हो गए हैं, उनके सेंटर्स उनको डिफाइन किए जा रहे हैं। तो 21 अप्रैल से इंशाल्लाह 50+ लोगों की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी और ईद के फौरी बाद जो है वो इंशाल्लाह बाकी जो एज ग्रुप्स हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। तो इसके लिए सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, सेंटर्स में शिफ्टें भी की जा रही है कि मॉर्निंग शिफ्ट और उसके बाद एक से इफ्तारी के बाद भी शिफ्ट की जा रही है। मगर अभी भी कुछ सेंटर्स पे तो रश है, प्रेशर भी है, मगर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी हैं जहां लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं और वहां पर अमला सारा दिन इंतजार करता है। जो स्केड्यूल्ड पेशेंट्स होते हैं वो भी नहीं पहुंच रहे। तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से देखे सारी, हमारे पास वैक्सीन अभी आपने खुद बताया कि 20 लाख मजीद डोजेस पहुंच रही हैं, तो वैक्सीनेशन के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो गवर्नमेंट ने इंश्योर की हुई है, मजीद भी पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद कंसाइनमेंट्स भी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा, अब जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी एक डोज लगाई जा रही है कि एक ही डोज होगी? पहले हम देख रहे थे कि साइनोफार्म के अंदर 2 डोजेज लगाई जा रही थी, इस फर्क से भी कि एक ही डोज लगाई जाएगी, ये क्या कितनी बेहतर बात है कि लोग जो है जल्दी उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो आ जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ये कितनी अच्छी बात है? जी, ये देखिए, ये वैक्सीन्स तो सारी ही इक्वली इफेक्टिव हैं। सिंगल डोज का हमें ये एडवांटेज है कि बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि सिंगल डोज वैक्सीन आए तो हम लगवाएं, तो इसलिए इसकी वजह से हो सकता है कि लोगों का टर्न आउट ज्यादा बेहतर हो जाए। मगर एफिकेसी और इफेक्टिविटी जो है और सेफ्टी इन सारी वैक्सीन्स की एक ही जैसी है और ये पूरा इनका क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा स्टडी करने के बाद इन सब का अप्रूवल मिला है। कन्वीनियंस है कैंसिनो बायो की सिंगल डोज की, मगर ये कि एफिकेसी दोनों की एक ही जैसी है। जी सही। तो डॉक्टर नौशीन साहब ये भी कहिएगा, क्योंकि असद उमर साहब ने ये कहा था कि मार्च में ऑस्ट्राजेनेका की डोजेस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। मार्च भी गुजर गया लेकिन अभी तक क्या डोजेस आई हैं या नहीं आई हैं या फिर आने वाली हैं? जी, ये एस्ट्राजेनेका की वो मेडिसिन है जो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से, तो अब वो चूंकि उन्होंने साइन किया था, ये कोवैक्स ने जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहां पर वैक्सीन प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज थी उनको असाइनमेंट्स दी थी अपने अपने रीजन को प्रोवाइड करने के लिए। पाकिस्तान को इंडिया ने प्रोवाइड करनी थी क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वो बनाता था। इंडिया में आपने खुद देखा है कि वहां पे हालात किस तरह के हैं कि उनके तो 2 लाख से प्लस पेशेंट्स जो हैं वो डेली के डायग्नोज हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उनका अपना क्राइसिस इतना बड़ा आ गया था कि उन्होंने फिर उसको एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था और इस वजह से वो डिले हो गया। अब पाकिस्तान जो है वो ऑल्टरनेट जो है इटली और कोरिया जहां पर ये मैन्युफैक्चर होती है वहां से हमारी बातचीत चल रही है कि हम ऑल्टरनेट मैकेनिज्म से उसको मंगवा लें। तो इंशाल्लाह वो भी एक्सपेक्टेड है कुछ दिनों में कि वो वाली कोवैक्स वाली भी पहुंच जाएगी। सही है नौशीन आमिद साहबा, एक और अहम चीज़ है कि हमने 2 डोजेज लगवा ली लेकिन उसके बाद इसकी 100% जो है इसका रिजल्ट नहीं है। उसके बाद अगर चेक किया, टेस्ट करवाया, एंटीबॉडीज डेवलप फिर भी नहीं होते हैं, फिर उस शख्स को क्या करना चाहिए? क्या तीसरी डोज के लिए बात करनी चाहिए कि मुझे तीसरी डोज लगा ली जाए या क्या प्रोसीजर होगा उसके बाद?
जी देखें, चूंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में बनी है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इसकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी स्टडी हो रही हैं। मगर इस चीज़ की बात हो रही है कि क्योंकि ये आपने देखा होगा कि 70%, 80%, किसी की 90% एफिकेसी डिक्लेयर की जाती है। उसका यही मतलब होता है कि अगर 100 लोगों को लगी तो 80 लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप होगी, 20 में शायद ना हो। तो उसके लिए अब कंसिडर किया जा रहा है यूएई में, जहाँ पे साइनोफार्म हमसे पहले लगी थी, कि जिनमें एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई उनको थर्ड डोज दी जाए। बट ये सारी चीजें अभी अंडर स्टडी है। इंशाल्लाह ताला ये टाइम के साथ साथ सारी इवॉल्व हो जाएंगी और कोई बाकायदा लाए अमल मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहिबा, क्या हम समझें कि पाकिस्तान मजीद डोजेज जो है वैक्सीन की वो दरामद कर रहा है, और कब तक कर लेगा? क्या ईद के बाद हम देखें कि जो वैक्सीन का अमल है वो मजीद तेज हो सकता है? जी देखें, जिस तरह से एज ग्रुप्स खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर अपने आप को कराएंगे, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये स्पीड अप होगा। और इसको स्पीड अप करने के लिए पूरी लाहे अमल भी बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बस ये कि हम अपनी अवेलेबिलिटी जैसे ही हमारी इंश्योर होती जाएगी, उतने लोगों के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन खुलती जाएगी और उनको कोड जाता जाएगा और वो आके सेंटर्स पे अपनी लगवा लें। बिल्कुल इस वक्त सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास इंशाल्लाह ताला इसी महीने के आखिर में कैंसिनो बायो की 30 लाख डोजेज जो हैं वो पहुंच रही हैं कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में, जो कि पाकिस्तान NIH के अंदर उसको इंडिविजुअल पैकिंग, उसको डाइल्यूट करके इंडिविजुअल 30 लाख डोजेस जो है उस बल्क फॉर्म की जो हमें वैक्सीन मिलेगी वो हम यहाँ खुद तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारे प्रोसेस इसीलिए हैं कि हम इस सारी चीज को स्पीड अप किया जाए। ठीक है नौशीन अहमद साहबा, एक कंफ्यूजन है लोगों में, जिस वजह से मुझे लगता है कि शायद ये भी एक वजह होगी, एक फैक्टर होगा कि लोग आ नहीं रहे वैक्सीन लगवाने के लिए। बुजुर्ग परेशान है कि मुझे तो फलां बीमारी भी है, मुझे तो फलां बीमारी भी है, पता नहीं मुझे ये वैक्सीन लगवानी चाहिए इस बीमारी के साथ या नहीं लगवानी चाहिए है। उसके लिए जो है अभी तक जैसे बात की गई थी, उनको फ़ोन कॉल्स भी किए जाएंगे, उनको बताया भी जाएगा, एजुकेट भी किया जाएगा, वो मरहला भी नहीं आया, तो शायद लोग इस वजह से भी परेशान हैं। नहीं देखिए, जो सेंटर्स बने हुए हैं इसके ऊपर डॉक्टर्स मौजूद हैं। जब वो जाते हैं तो वो पहले आपकी हिस्ट्री लेते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। किसी को ब्लड प्रेशर, बड़ी एज में आमतौर पे हाइपरटेंशन, ये ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और हार्ट डिजीजेज होती हैं। तो वो डॉक्टर्स उनका पूरा स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद उनको गो अहेड देते हैं, क्योंकि ये सारी बीमारियां जो हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटरी नहीं है, आप इनके साथ भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इसलिए मगर वहाँ पे सेंटर्स के ऊपर डॉक्टर्स बैठे होते हैं गाइड करने के लिए, और वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब मॉनिटर होती है, पूरी हिस्ट्री आपकी ली जाती है और फिर आपको वो डॉक्टर एडवाइस भी देता है और उसके मुताबिक फिर वैक्सीनेशंस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों की बात कर लें तो वैक्सीनेशन का अमल जो है वो अभी दूर दूर तक हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या दीगर मुमालिक की बात कर लें तो वहाँ पर इसके ऊपर काम शुरू हुआ है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सके? जी, चूँकि इससे पहले 18 साल से कम उम्र लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे वैक्सीन्स के, तो इस वजह से उनको रेकमेंड नहीं की जा रही। मगर अब चूंकि जिस तरह से आपने अभी खुद भी मेंशन किया कि बच्चों में अब इसके केसेस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली केसेस पहले भी थे, मगर बच्चे जो थे वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते थे, उनमें सिम्टम्स नहीं होते थे, वो कैरियर्स होते थे और इसीलिए वो डेंजरस भी होते थे कि वो स्कूल्स को बंद भी जो किया गया था कि वो स्कूल से वो डिजीज वो ले आते थे इन्फेक्शन, उनमें खुद चूंकि कोई सिम्टम नहीं होता था तो इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों को पता नहीं चलता था और वो बच्चे कैरियर थे और बड़ों तक वो इन्फेक्शन पहुंचा देते थे। अब चूंकि केसेस की तादाद जितनी बढ़ गई है उसमें बच्चों की तादाद भी ऑटोमेटिकली उसी तनासुब से बढ़ी है और बच्चे अब सिम्प्टोमेटिक भी हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए अब पूरी दुनिया में ट्रायल्स जो हैं वो कई जगहों पे शुरू किए जा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर भी ये क्लिनिकल ट्रायल किए जाएं। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है और अप्रूवल मिलता है तो फिर बच्चों पे भी ये वैक्सीन। ठीक है नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और वो जो था कि कई ममालिक जो हैं खित्ते में हमसे आगे हैं, उसको उन्होंने ये कहा जी कि उनकी पॉपुलेशन कम है, हालांकि तकरीबन 16 करोड़ के पास है बांग्लादेश की जो है पॉपुलेशन है। लेकिन हमारी कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। शायद उसमें आगाही का भी बहुत ज़्यादा हाथ है कि हम देख रहे हैं हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो उनमें तादाद बहुत कम नज़र आती है हमें, लोगों में आगाही भी कम है। फिर वैक्सीनेशन आई भी हमारे मुल्क में उस तरह से नहीं है, पूरी तरह से डोजेज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं कि अभी हम जो है इससे निकल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं शाल। और अहम चीज़ जो है फैसले किए गए हैं, स्कूल
स्कूल्स के हवाले से, 12वीं तक जमात के हवाले से फ़ैसले किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नज़र पहली से जो 8वीं तक तालीमी इदारे हैं वो ईद तक बंद रखने का फ़ैसला किया। जिस तरीके से पहले हम बात भी कर रहे थे कि शायद ये फ़ैसला ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही, और बच्चों के एग्ज़ाम जो है उससे मुतासर ना हो। जबकि 9वीं से 12वीं तक के जो तालीमी इदारे हैं आज से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोले जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई जो वज़राए तालीम का हंगामी इजलास हुआ, उसमें ये बात तय हुई कि जो क्लासेस हैं किनको खोला जाए और किनको अभी बंद रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने बोर्ड्स क्लासेस शुरू करने की सिफारिश की थी, लेकिन NCOC के हुकाम का कहना था कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी तालीमी इदारे ना खोलें तो बेहतर होगा, और यही फिर फैसला किया गया। और कैम्ब्रिज स्कूल के हवाले से बात कर लें, इजलास में O लेवल A लेवल इम्तिहानात जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला भी हुआ है। बच्चों को बहुत ज़्यादा तशवीश थी इसके ऊपर, वो कह रहे थे कि नहीं होने चाहिए। का कहना ये भी था कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, इसलिए एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। जबकि कोरोना की ज़्यादा शरह वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऑनलाइन जो तालीम का सिलसिला है वो जारी रहेगा, जबकि मुस्बत केसेस की 8% से कम शरह वाले इलाकों में जो जामियात हैं अपने मामूलात जारी रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और शफ़क़त महमूद साहब ने यह भी कहा कि मुतासरा अज़ला में 9वीं से जो 12वीं तक की क्लासेस हैं वो एक दिन छोड़ कर ली जाएंगी, ताकि तलबा बोर्ड के इम्तिहानात की जो तैयारी कर सकें। बोर्ड के इम्तिहानात आ गए हैं, वो लेने भी हैं, और मई के आखिर की बात हो रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले नहीं होंगे। बच्चे जो हैं वो तैयार रहें इसके लिए, क्योंकि मई के आखिरी हफ्ते से पहले एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम्स होंगे जरूर। कोई राह फरार नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन क्या मौक़िफ़ है, इसीलिए बात करेंगे। सदर काशिफ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। 8वीं जमात तक, ईद तक स्कूल बंद रखना क्या हुकूमत का दानिशमंदाना फैसला है? आप मुत्तफिक हैं इस फैसले से? कोरोना की तीसरी लहर तो पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है और अभी तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, जहां तक बात है ये कोरोना की तीसरी लहर का, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब तक हमारे हुक्मरान और जो जितने भी सियासी कायदीन हैं, अगर ये खुद एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे, तो ये आप तवक्को ना रखें कि ये जो अवामी सतह पे ये जो आगे पास होगा। हम देख रहे हैं कि ये दूसरी और तीसरी लहर फैली नहीं है, बल्कि इन्हीं हमारे कायदीन ने फैलाई है, जानबूझ के फैलाई है। बल्कि जो हमारे 15,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी बहन भाई शहीद हुए हैं, उनके ये जिम्मेदार हैं। जब आप खुद नहीं एहतियात करेंगे तो कैसे मुमकिन है? और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप तालीमी अदारों को बंद करते हैं, बाकी तमाम शोबा ज़िंदगी जो है वो खुला है, और उस वक्त जबकि तालीमी अदारों को कसूर भी कोई नहीं है। अभी तो इन्होंने तालीमी अदारे बंद किए हुए थे। ये खास तौर पे जो तीसरी लहर आई है, इसमें तो तालीमी अदारे बंद थे। तो अगर इस दौरान ये कोविड फैला है, तो ये कम से कम तालीमी इदारों को इसका जो है इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात ये है, तालीमी इदारों ने साबित किया है SOPs पे, पूरे मुल्क में वहाँ तालीमी इदारे ऐसे थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिन्होंने SOPs पे भरपूर अमल दरामद किया, जिसका इतराफ़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने किया, NCOC के चेयरमैन उमर असद ने किया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि तमाम वज़ीर तालीम ने किया। बल्कि भी ये पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई है NCOC के चेयरमैन असद उमर साहब से, उनके साथ बाकायदा डिटेल मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें उन्होंने बल्कि हमें यकीन दहानी कराई थी। इसी बात के हवाले से जिक्र हुआ था। तो जब उन्होंने ये जिक्र किया कि कोविड जो है वो तालीमी अदारों के जब खुलते हैं तो बढ़ता है, तो मैंने उसी वक्त उनसे ये बात उनको क्लियर किया था कि ये बेसिकली तालीमी अदारों से नहीं फैला। हमने 2 लाख से ज़्यादा रैंडम टेस्टिंग हुई है, जिसमें से पूरे पाकिस्तान में से 2 लाख में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस शामिल थे, और स्कूल्स के से 90 केसेस सामने आए, और 80 केसेस जो थे वो पब्लिक स्कूल के थे, जबकि जो प्राइवेट स्कूल से उनके जस्ट 10 केस सामने आए। असद उमर साहब चेयरमैन NCOC ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी मुज़ाकरात में, ये बिल्कुल उसके उलट है। बहरहाल हम दरख्वास्त करेंगे कि फैसले पे नहीं की जाए और तमाम ग्रेड्स को SOPs के मुताबिक जो है खोला जाए। कारसत तालीम का जो सिलसिला है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। वैक्सीन भी हमारा सबसे बड़ा मसला है। क्या अथॉरिटीज़ से निजी स्कूल्स की कोई बात हुई कि वैक्सीन का अमल तरजीहन शुरू किया जाए, असातिज़ा को लगाई जाए, स्कूल के अमले और बच्चों को लगानी शुरू की जाए, ताकि तालीम तो एमरजेंसी की सूरत हाल से बाहर निकल सके? इस मौके पे मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त भी करूंगा
कि जो हमारा टीचर है और जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम वाकई इनको महफूज बनाना चाहते हैं तो तालीमी इदारे बंद करना इसका हल नहीं है, बल्कि इसका हल क्या है, वो ये है कि आप जिस तरह आपने फ्रंट लाइन के तौर पे मेडिकल स्टाफ को जो है वैक्सीनेट करने के लिए प्रायोरिटी दी है, इसी तरीके से हमारे बच्चों को और हमारे जो असातिज़ा हैं इनको जो है प्रायोरिटी पे रखें। ये फ्रंट लाइन के ऊपर है। अगर आप वाकई इस मुल्क से, इस कौम से सिंसियर हैं, इन बच्चों से सिंसियर हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि हमारे बच्चों को, हमारे टीचर को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करें ताकि इनकी तालीम सिलसिला, तदरीस का सिलसिला जारी रहे। काशिम मिर्जा साहब, अभी जो फैसला किया गया ईद तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे 8वीं जमात तक, अगर स्कूल उसके बाद भी नहीं खोले जाते, सूरत हाल को देखते हुए, अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का क्या रद्द अमल होगा? देखिए जी, वी मस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल। अब तक तो हमने ये देखा कि पिछले 1.25 साल के अंदर हमारा 10,000 जो प्राइवेट तालीमी अदारे थे वो बंद हो चुके हैं। हमने ये देखा है कि हमारे 15 लाख में से 7 लाख टीचर बेरोजगार हो चुके हैं। हमने ये देखा है कि हमारा जो 5 करोड़ बच्चा जेर तालीम था पब्लिक प्राइवेट तालीमी इदारों से, 4 करोड़ यूनिसेफ के मुताबिक मुस्तकिल उससे मुतासर हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने अब तक तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम सिर्फ एक चीज इनसे मांगते हैं और वो ये मांगते हैं, हमारे तालीमी इदारों को नहीं देना, ना दो। आपको लगता है ये बुरे हैं, बंद करना है, आप बंद कर दो, लेकिन हमारे 7.5 करोड़ बच्चों को उनका आईनी तालीमी हक दो, जो कि उसको आइन 25A आर्टिकल। काशिम मिर्जा साहब, ऑनलाइन तालीम की बात करें तो हमारी प्रैक्टिस भी नहीं थी, इससे पहले हम लोग जो है इस मरहले से गुजरे भी नहीं है, तो इससे निजी स्कूलों को, सातिज़ा और तलबा को क्या मुश्किलात पेश आई हैं? देखिए, जहां तक जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का अपना ये डाटा कहता है कि पेरेंट्स के पास जो हाउस होल्ड फैसिलिटी है अलॉन्ग विद डिवाइसेस, वो सिर्फ 14%, सिर्फ 14% ऐसे पेरेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके पास नेट फैसिलिटी अलॉन्ग विद डिवाइसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि 14% को क्लासरूम एनवायरनमेंट की समझ बूझ है। उनमें से भी बहुत से, फिर आप ये देख लें, अगर 86% के पास तो सिरे से ये फैसिलिटी मौजूद नहीं, तो इट्स अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। ये भी ऑनलाइन के आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सेकंड, हमारे टीचर, हमारा पेरेंट, हमारा स्टूडेंट, तीनों इस काबिल नहीं हुए कि उनके पास जो है वो आईटी की लिटरेसी हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा 5 करोड़ बच्चा जो है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहा है। इसमें से जो प्रिविलेज क्लास है, जिसको आप एलीट क्लास कहते हैं, वो महज उसके 10 लाख बच्चे हैं जिन तक ये ऑनलाइन फैसिलिटी में, जो वो भी इस पे खासे परेशानी का शिकार हैं। यही वजह कि आपने देखा है कि वो लीड तबका जो है, ONA लेवल्स के जो बच्चे हैं, वो भी चीख रहे हैं कि एग्जाम के हवाले से कि उनको आगे किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा है तो ऑनलाइन फिर एग्जाम लिया जाए। तो यकीनन ये उसकी नाकामी है और वो बहुत से बच्चे जो हैं सड़कों पे आए, मुजाहरे किए। तो ये एक तो ऑनलाइन सिस्टम हमारे है नहीं, गवर्नमेंट के पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन को सपोर्ट करने का, वो नहीं है। फिर हमारे पास, अगर आपके एक घर के अंदर 3-4 बच्चे पढ़ते हैं तो क्या 3-4 बच्चों को एट अ टाइम लैपटॉप देना और क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इट्स इम्पॉसिबल राइट नो, क्योंकि अभी तो जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटी है वो उसको बैकअप नहीं कर रही। और यकीनन इस बात को गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट के जो अब तो जो NCOC के भी चेयरमैन ने भी और फेडरल मिनिस्टर्स ने भी इस बात को एडमिट किया कि हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और आपने ये देखा, इनका कोई दूर दूर तक का कोई इनका इरादा भी नहीं है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें या बच्चों को उस लेवल तक एजुकेट करने के लिए कोई उनका उनको घरों में डिवाइसेस दें, उनको घरों के अंदर जो है नेट फैसिलिटी फ्री ऑफ। बाहर के मुल्कों में जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी बड़ी बेहतरीन है, इवन देन उन्होंने जब ये कन्वर्ट किया है तो उन्होंने बच्चों को डिवाइसेस और नेट फैसिलिटी घरों में हर एक को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। तो अगर क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? अगर तो हो सकता है तब तो ठीक है, आप तालीमी इदारों को बंद कर दें, आपको नहीं ज़रूरत है। हमारा जहाँ पे MPhil PhD टीचर रेडियो पे फल बेचता रहे, वह हम लोग भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा रेडियो कोई चला ही लेंगे, लेकिन हमारे जो 7.5 करोड़ बच्चे हैं, इनको जो इनका आईनी तालीमी हक है वो खुदारा आप दें, इनको जीने का हक दें आप। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हम कोई इस्तदा नहीं कर सकते हैं। और यकीनन ठीक है काशिम मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का पेशा बने, इंशाअल्लाह पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस मसले को लेके, इसका हल निकलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं हम एहतियात करेंगे तो ये तीसरी लहर जो है ये भी छट जाएगी, खत्म हो जाएगी और हम कंट्रोल जाएगा। वैक्सीनेशन का अमल जो है मजीद तेज़ हो सकता है और फिर उसके बाद हम इससे निकल जाएं इंशाल्लाह। इस माह रमज़ान में, इस बबरकत महीने में आप सब भी दुआ करें, हम सब भी दुआ कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इस वबा से निकल आएँ, लेकिन उसके साथ ही साथ आप एहतियात करें तो हम जल्द इस वबा से निकल आएंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं एक आप सबका मसला लेकर, हम सबका मसला लेकर, इन्फ्लेशन, महंगाई जो इस वक्त ज़ोरों को मतलब ज़ोर पकड़ चुकी है और आसमान को छू रही है। महंगाई, हुकूमत के रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने के जो दावे थे, जो इक़दामात थे, वो हमें सिर्फ हवा में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो हकीकी तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहे। आम बाज़ार हों या सस्ते बाज़ार, सब में महंगाई का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और हर पाकिस्तानी का मसला यही है। वो बाकी जो मुआशी आशारियों की बात की जाती हैं वो समझ ही नहीं आती है। समझ के आती है कि भाई सब्ज़ी कितने की हो गई, ये ज़रूरी जो अशिया थी मेरे खाने के लिए जो मैंने घर लेके जानी थी वो कितनी महंगी होगी। तो इदारा शुमारियात की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। अशिया ज़रूरिया जो कि हम ये कहते हैं कि बेसिक हैं। आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 26 रुपये महंगा हो गया है। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुल्क भर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियां लेने जाएं, फल खरीदने जाएं एक आम आदमी तो उसको पता चलता है कि 1 kg पर 10 रुपये 20 रुपये इजाफा हो गया, 30 रुपये इजाफा हो गया। मुर्गी के गोश्त की बात करें तो उसकी भी ऊंची परवाज़ जारी है इस वक्त। हाँ जी, लीमू की बात कर लें, हम रमज़ान में वैसे ही देखते हैं कि लीमू एक तो नायाब हो जाता है, फिर महंगा बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिस रफ्तार से ये महंगा होता जा रहा है कुछ पता नहीं कि इस साल भी ये नायाब हो जाए। कोयटा में आटा और चीनी की जो किल्लत है उसका भी सामना है और लाहौर में जो चीनी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आप हमजा कह रहे थे कि लीमू जो है वो नायाब हो जाता है। नायाब तो हो ही जाता है लेकिन इसके साथ साइज़ भी उसका बहुत छोटा हो गया। लीमू बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में लीमू आ रहा है। मतलब आपको अगर चीज़ मिल रही है महंगे दामों तो मिल रही है, साथ ही आपको उसकी क्वालिटी इतनी लो क्वालिटी मिल रही है कि उसमें रस ही नहीं है। लोग परेशान है कि भाई हम पैसे भी भर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमें चीज़ वैसी नहीं मिल रही। बाज़ारों में भी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, वहाँ पर भी अशिया की अदम फराहमी और इंतज़ामात ना होने की शिकायत भी दूर नहीं की जा सकी है ताहाल। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर अवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, अवाम क्या कह रहे हैं कि कैसे इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, कितना हमें रिलीफ है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। इक़दाम बहुत अच्छे हैं और रश भी इतना ज़्यादा नहीं है और जो अशिया हैं वो भी वाफर मकदार में मौजूद है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत हर चीज़ रेट के नाल मिलती है। ओपन मार्केट में तो जो है 85 रुपये और 90 रुपये मिल रही है आम, यहाँ 65 रुपये है। सब्ज़ी है वो भी कम रेट पे ही है। रेट तकरीबन बिल्कुल ठीक चल रहा है। आवाम जो है पुरअमन तरीके से सारा कुछ अपना ज़रूरियात की चीज़ यहाँ से ले रही है और आवाम को काफ़ी सहूलत है। नहीं ऐसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ, वही रेट चल रहे हैं चीज़ों के। सेब वही ले लो 100, 150, 200। केले ले लो आपको 200 रुपये भी दर्जन मिल रहे हैं और 100 के भी 150 की चीज़ का फ़र्क मिल रहा है, पर वही कोई फ़र्क नहीं मिल रहा। नहीं यहाँ पे कोई नहीं, भाई इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है उस हिसाब से अपने हिसाब से चल रहे हैं। जो रेट बाजार में वहाँ गली में मिल रहा है वही रेट यहाँ मिल रहा है। 100 रुपये केला वहाँ दे रहा है, 100 रुपये केला ये यहाँ दे रहा है, तो क्या बचत है इसके अंदर? अब बता दो हमें, यहाँ तो आना भी मुझे बेकार हुआ हमारा। मेरे ख्याल में अवेलेबल है ये केला, जैसे बाज़ार में 150 रुपये का मुझे 100 रुपये के हिसाब से मिला तो ये बेहतर है। कीनू भी इसी तरह 200 है, यहाँ 150 है, तो जो मैंने पता किया उसमें तो कम है, बेहतर है। जी जी। पापड़ एक छोटी सी चीज़ है, वहाँ पे 25 रुपये पाव, यहाँ 50 रुपये दे रहे हैं। फिर घर के करीब से ना खरीद ले बंदा, इतनी गर्मी में क्यों आए? बचत बाज़ार नाम का बचत बाज़ार है, लूट रहे हैं। बिल्कुल मौजूद हैं, कंपैरिजन टू मार्केट और जगह से बेहतर है यहाँ पर। मैं तो लास्ट संडे भी लेके गया था, बल्कि इन्हीं से ले गया था और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बचत होती है यहाँ पे, जो मार्केट रेट्स हैं उससे तो मुनासिब ही होते हैं और यहाँ पे रेट्स लिखे होते हैं, जो डीसी के रेट्स होते हैं वो लिखे होते हैं, तो हम उसको देख के इसको बाकी चीज़ों को फॉलोअप कर लेते हैं। अच्छा इशाल, मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल अक्सर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि जी कि यहाँ पर हालात भी बेहतर हैं, सूरत हाल भी बेहतर है और यहाँ पर उतना रश भी हमें नजर नहीं आ रहा। जिसकी जेब में पैसे हैं उसको ये बात बेहतर लग रही है कि चले वहाँ से 10 रुपये सस्ती मिल रही है, लेकिन जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसे वो 100 रुपये का दर्जन केला खरीदना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारी मईशत जो हमारे अवाम है उनकी तनख्वाहें तो वहीं की वहीं है, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जिसकी जेब में इस वक्त पैसा था उसकी राय कुछ और थी, जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है उसकी राय कुछ और है। चलें इसी तमाम तर सूरत हाल पर के जो मिला जुला रद्द अमल आ रहा है, माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं और इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है जिसमें 16 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं ये मामला क्या है। और आवाम जो है वो कभी गलत नहीं होते हैं, जो आवाम ये बात कर रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है, हमें उसको भी सीरियस लेना है। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर एक तो मिला जुला रद्द अमल है आवाम का जो उन्हीं बचत बाज़ारों में, उन्हीं रमज़ान बाज़ारों में जा रहे हैं, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से, कुछ लोग के जी कि ये इससे भी ज़्यादा आसानी होनी चाहिए, फिर ऐसी बातें सामने आती हैं। दूसरा, अब क्या समझ रहे हैं महंगाई का रमज़ान में भी बढ़ते जाना, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी सामने आई है, क्या देख रहे हैं आगे?
देखिए, बात ये है कि अभी रमज़ान का पहला हफ्ता है और तारीख़ी तौर पे अगर आप जाएं तो रमज़ान हमेशा से जो है, रमज़ान का पहला हफ्ता जो है कीमतों में आसमानों पे जो है जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है ये हमारे सोसाइटी में है, कल्चर में है, और एक जिसे कहते हैं कि कुछ आम आदमी का भी कसूर है। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जो हमें सब्र की तलकीन करता है, लेकिन हर आदमी कोशिश करता है कि पूरा राशन बना के ले आए। और जो है, अब कराची की मैं बात बताऊंगा, मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं पता जी। कराची में रमज़ान शुरू होने से एक हफ्ते पहले से बाज़ारों में अफरा तफरी फैल जाती है। हाँ जी। और ये खाने की अशियाओं में ये वो, और फिर कराची जो है पूरे पाकिस्तान की होलसेल मार्केट कराची में है, तो यहाँ पे फिर वो वैसा ही हाइप जो है मार्केट में दुकानदार क्रिएट करते हैं कि जी माल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर कराची, मुझे नहीं पता बाकी पाकिस्तान का, लेकिन कराची में जो है रमज़ान में ज़कात खैरात बहुत होती है। कराची में स्ट्रीट्स में जो है अफ्तारियाँ कराई जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ होती हैं यहाँ पे, जो मैंने लाहौर और इस्लामाबाद में देखा। तो यहाँ पे जब एकदम जो है मार्केटों पर लोड पड़ता है तो प्राइसेस कराची में बढ़ जाती हैं। लेकिन हमेशा हिस्टोरिकली हमने देखा है कि सेकंड वीक ऑफ रमज़ान से जो है फिर प्राइसेस कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, और फिर हम ईद से 2-4 दिन पहले ये माहौल वापस से देखते हैं। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, ये तो हमें पहले से ही पता होता है कि माह रमज़ान में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ें जो है वो ज़्यादा ख़रीदी जाएंगी। जैसे कि आपने खुद कहा कि ये तो हर रमज़ान में होता है, अफ्तारियाँ लोग करवाते हैं, जो अखराजात हैं वो हर घर के बढ़ जाते हैं, चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले से इसके इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते कि हम रमज़ान मुबारक में एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें इन कीमतों को? देखें, इंतज़ाम की बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक दुकान है जिसमें 4 आदमी खड़े हो सकते हैं। अगर उस दुकान में 7 आदमी एकदम आके खड़े हो जाएं, 4 अंदर और 3 बाहर, तो दुकानदार वैसे ही पागल हो जाता है कि ओह बहुत रश है, तो आज जो है कीमतें अपनी मनमानी मांग। जब रश पड़ता है तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी हम फारिग हो जाएं। इसी तरह आप देखें यहाँ पे जो हमारे जो है कराची में बंस रोड वगैरह, जहाँ पे फ्रूट और ये चाट और पकौड़े मिलते हैं, पहले रमज़ान में 5 बजे से गाड़ियों की ऐसी अफरा तफरी, ऐसा रौनक, ऐसा शोर गुल कि वो बेचने वाला भी कहता है कि आज तो भाई बहुत लोग आए हुए हैं, तो टिका के लगाओ यहाँ पे। तो बेसिकली ये हमारा कल्चर का भी इशू है, हुकूमत से ज़्यादा कल्चर का भी इशू है। लोग जज्बाती हो जाते हैं, लोग जो है ना एक तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश करते हैं पूरे महीने का सामान, कि जी वो एक घर की औरतें अलग पैनिक मचाती हैं कि रमज़ान है, हम बाज़ार नहीं निकल सकती, तो हमें पहले से ही जो है चीज़ें लेनी है, ये भरना है, वो भरना है। तो अगर एक चीज़ 30 दिन में खानी है, लेकिन आप 30 दिन पहले 2 दिनों में सब खरीदने जाओगे तो वहाँ पे शॉर्टेज तेज़ी तो होगी। बहरहाल दूसरा ये जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल प्राइस लेवल हाई है, और उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये पाकिस्तान में फिनोमेना नहीं है। ग्लोबली चीनी की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आटे की, गंदम की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सोयाबीन ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये जो हम पाम ऑयल मंगा रहे हैं ये बहुत ग्लोबली महंगा हुआ है। सप्लाई डिसरप्शन है, और तमाम हुकूमतें जो हैं दुनिया में, अब देखें इंडिया में कल 2,75,000 एक दिन में कोरोना वायरस। हाँ जी। अच्छा, अब जब ये होता है तो वहाँ पाबंदियाँ लगती हैं, लॉक लगते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक कोशिश करते हैं कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान रखें कि लॉकडाउन बढ़ जाए, हमें मिले ना मिले। तो इस वक्त एक ये ग्लोबल क्राइसिस भी है। ठीक है। रहा सवाल हमारे क्राइसिस तो हमारे अपने पैदा किए हुए होते हैं, एकदम हमारी फसलें हमें पता लगती है ख़राब हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह अभी देखें एक बहुत अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी जो है गंदम की फसल आ रही है, और 29 में, लेकिन आप साथ कहा कि आटा पिछले बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब जी ठीक है, जब भी अब वो जो 20 रुपये जी मुज़म्मिल असलम साहब, जब भी टीम तब्दील करते हैं वज़ीर आज़म साहब तो एक उम्मीद जो है ना वो बन जाती है। जब भी वज़ीर ख़जाना तब्दील होता है तो आवाम समझते हैं कि अब महंगाई कंट्रोल होगी, अब जो है मईशत बेहतर होती जाएगी, और इस हुकूमत ने तो 4 दफ़ा ये उम्मीद दिला दी है। वज़ीर ख़जाना, नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को आप कैसे देख रहे हैं? अब उन्होंने कहा कि एक ही हल है, एक ही बुनियादी हल है कि GDP ग्रोथ जो है वो 6 से 7% पर ले जाएँ हम। यही मुआशी मसाइल का, तमाम मुआशी मसाइल का हल है। क्या ये बात अब्दुल हफीज़ शेख साहब को नहीं पता थी? क्या ये इतना आसान होगा लेकर जाना?
देखें, ये जो आप शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं, उस मीटिंग का मैं भी हिस्सा था। अच्छा। और इस्लामाबाद में हुई थी ये जुमेरात वाले दिन जी। और जी और शौकत तरीन साहब का बुलाने से पहले ये मीटिंग कराई गई थी और कहा गया था कि आप बताएं कि आप आएंगे तो क्या मुख्तलिफ करेंगे दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना से। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है रोज़गार में है, और रोज़गार जो है शरह नमूद GDP से बढ़ेगा, और उसके लिए जो है रोज़गार पैदा करने के मौके दिए जाए और माहौल को जो है आसान से आसान तक किया जाएगा और पैदावार मुल्क की बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी की और लोगों को पता भी लगना चाहिए कि हफीज को ये बात एक रोल होता है। जैसे क्रिकेट में जो है एक हार्ड अटैक को विकेट सेव करनी होती है। जब असद उमर वो वजीर खजाना बनाया था तो उस वक्त तरकीब ये थी कि मुल्क दिवालिया से बच जाए, बैंक डिफॉल्ट से बैंक करप्सी से बच जाए। तो असद उमर ने पॉलिसीज उस तरीके से खेली। फिर उसके बाद हफीज शेख को लाया गया कि जब इनको लाया गया तो स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएं चीज़ों को, और उसमें जो है मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, करेंसी स्टेबल हो, बाकी चीज़ें हों, शरह सूद जो बढ़ा के कम करना है वो हो। तो वो स्टेबलाइजेशन का एक प्रोसीजर था। अब वज़ीर आज़म समझते हैं कि भाई हमने स्टेबलाइजेशन काफ़ी कर ली, डॉलर काफ़ी जमा कर लिए और हमारे माशी हालात जो है इस काबिल हो गए कि हम खर्चा कर सकें। उसके लिए उन्होंने शौकत तरीन का इंतखाब किया कि वो आके जो है इन वसाइल का इस तरह इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, आप उस मीटिंग में मौजूद थे, इसीलिए हम फ़ायदा भी उठाते हैं आपकी मौजूदगी से। हमें ये भी बता दें कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस बारे में भी सवाल हुआ, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा गवर्नर स्टेट बैंक की भी तारीफ़ की गई। नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि गवर्नर स्टेट बैंक की तारीफ नहीं की गई, वो किया था और वो उस इंटरव्यू से लिंक करके किया कि जी आप वजीर ख़जाना आ रहे हैं, ये हुकूमत ने कोशिश की है कि इदारों को जो है खुद मुख्तार किया जाए और वो अपने फैसले जो है हालात बहैसियत अच्छी नहीं है कि आपने कहा कि मैं शरह सूद कम कर दूंगा। ये तो स्टेट बैंक गवर्नर का काम है, तो आपने क्यों कहा ऐसा? उन्होंने कहा जी मेरी ये बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह दिया गया है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जी पहले जब 13% हुआ था वो गलत था, अभी का जो शरह सूद है वो सही है। अच्छा। तो और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं और ये वो। और दूसरी बात उन्होंने इमरान खान साहब ने बोली थी उनके इंटरव्यू से लेकर के जी जब ये शौकत तरीन गए थे तो वो इंडिपेंडेंट हैसियत में गए थे, वो उस वक्त वजीर खजाना के उम्मीदवार नहीं थे। तो वो उन्होंने जो समझा होगा वो बेहतर है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने उसकी भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जी मैंने पिछली हुकूमत का नहीं बोला था, मैंने बोला था कि पिछले ये 10-12 सालों से जितनी भी हुकूमतें थी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी और उन्होंने बात को घुमा दिया। लेकिन मैंने वो खुद उनका इंटरव्यू सुना था, उन्होंने पिछली PTI के 2.5 साल को निशाना बनाया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो 2.5 साल नहीं, मैंने 10-12 साल को बनाया था और मेरे इंटरव्यू को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो किया। चलें देखते हैं मईशत कितनी बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब, आप मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और इंशाअल्लाह हम सब तो यही चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो। हाँ, कोई भी वज़ीर ख़जाना क्यों ना हो। बिल्कुल हमारी तरफ से जितने भी वज़ीर ख़जाना चेंज किए जाएँ, हुकूमत जो है वो जितने मर्जी तब्दीलियाँ लेकर आए, लेकिन अवाम का यहाँ पर जो मौक़िफ़ है या अवाम जो इस वक्त चाहती है, डिमांड है जो अवाम की, वो यही है कि महंगाई किसी भी तरह से करके नीचे आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एक और वफाकी हुकूमत का अच्छा मनसूबा है, पायलट प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए एक और अच्छा कदम जो है वो उठाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G11 मरकज़ में एहसास प्रोग्राम के तहत 30 जदीद ठेले लगाए गए हैं। जी हाँ, जिन पर ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया फ़रोख्त कर सकती हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोग्राम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ताउन से शुरू किया गया है। इस इक़दाम से छोटे रोज़गार से वाबस्ता अफराद को खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। हाँ, वो इज़्ज़त से अपना काम कर सकेंगे, इशाल रोज़गार कमा सकेंगे, अहले खाना के लिए रोज़ी रोटी कमाएंगे, जबकि इन ठेलों से अवाम को भी मयारी अशिया जो हैं सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। तो एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट है। क्यों शुरू किया गया है, मकसद क्या है इसके पीछे, आगे फ्यूचर में इसको किस तरीके से जो है बाकी सूबों में क्या फैलाया जाएगा, बात करेंगे। फोकल पर्सन वेंडर इनिशिएटिव एहसास प्रोग्राम ज़िया बांडे साहब हमारे साथ मौजूद है। बांडे साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा कि एहसास प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद के जो सेक्टर 11 में जदीद ठेले लगाने का मंसूबा है, ये क्या है, पायलट प्रोजेक्ट है, कितनी देर इसको देखा जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इससे? ओके जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बारे में हम आपको बता दें कि
पाइड यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसका आपने जिक्र किया है, आई एम अ सीनियर फेलो ओवर देयर, और हम वहाँ तकरीबन पिछले 2 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च इस तरह कर रहे थे कि हम ये देख रहे थे कि सबसे नीचे एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकती है। तो सबसे नीचे किसी भी मुल्क के अंदर वो हो सकती है स्ट्रीट वेंडिंग। तो हमने इसको जरा देखना शुरू करा कि स्ट्रीट वेंडिंग के डायनामिक्स क्या है और इसका बेनिफिट इकोनॉमी को क्या है। ठीक है। तो एक तो हमें ये नजर आया कि जी कि इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इससे आम आवाम को जो है वो सस्ती और मियारी चीज़ें मिल सकती हैं। फूड सिक्योरिटी का इशू भी इसके अंदर काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। और इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं कि एक पूरा सप्लाई चेन चल रहा है जी, छोटे मैन्युफैक्चरर्स का, जिनके कपड़े, जिनके जूते और इवन मंडी के जो सामान है वो भी इसमें बिक रहा है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर मसाइल क्या है, मतलब व्हाट इज़ द इशू। तो सबसे बड़ा इशू जो हमें नज़र आया वो नज़र आया इसके अंदर लीगल का। अफसोस की बात यह है कि इनको कभी एज अ इकोनॉमिक एक्टर लिया ही नहीं जाता, इनको न्यूसेंस लिया जाता है माशरे के लिए। मैं बात करता हूँ न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर जहाँ पर कैपिटा इनकम $65,000 है, वहाँ तकरीबन 20,000 लोग रेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसकी $1,500 से कम है, यहाँ कैसे मुमकिन है कि यहाँ गरीब आदमी वेंट नहीं करेगा। सिर्फ हम इस्लामाबाद के अंदर लें तो इस्लामाबाद की आबादी है तकरीबन 20 लाख। तो हम अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं, जो इंटरनेशनल कुछ प्रॉक्सीज हैं, हमने 1% लिया, तो कम से कम 20,000 बंदे वेंट कर रहे हैं। लेकिन कोई सर्वे नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं कितने लोग कर रहे हैं। आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर की मैं 1.5 करोड़ आबादी लेता हूँ, 1% लगाएं तो तकरीबन 1.5 लाख आदमी वेंट कर रहा है। किसी को पता है वो क्या कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस तरह चीजें कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं बस इनको उठा के बाहर कर दें, इनका क्या कंट्रीब्यूशन, नोबडी इज लुकिंग एट इट। हमने ये सारी चीजें मतलब है कि वर्कआउट करी, रिसर्च करी, और हम डॉक्टर सानिया निश्तर के पास लेकर गए। शी वॉज काइंड, उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये काम होना चाहिए, ये पाकिस्तान में बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है, जो हम सबके सामने नजर आ रहा होता है। हमारे सामने इनको उठा के बल्दिया वाले लेके जा रहे होते हैं। इन गरीबों को लाखों के कर्जे हो गए हैं ये लोग, लेकिन किसी आदमी ने कभी सोचा है कि भाई इन लोगों को हम सिस्टम का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। दुकानदार इनसे भत्ता वसूल करते हैं, पुलिस वाले इनसे पैसे लेते हैं, नोबडी केयर्स अबाउट देम। किस किस्म की फैमिलीज हैं, कितने लोग कर रहे हैं। हमने जी स्टार्ट किया है डेटा के साथ, क्योंकि हम रिसर्चर हैं। तो हमने पहले इस्लामाबाद के 3 इलाकों के सर्वे किए कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्या उनके बैकग्राउंड। उसके बाद हमने फिर G11 मरकज है, इस्लामाबाद का एक इलाका है, वहाँ हमने सर्वे किया और वहाँ तकरीबन उस बड़ी मार्केट के अंदर 85 स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे हैं। हमने फिर उन लोगों के अंदर से पायलट प्रोजेक्ट के लिए पहले 25 लोगों को सिलेक्ट किया। उनके लिए फिर हमने कंसल्टेशन सेशंस किए हैं। नहीं, ये सिलेक्शन सर किस बुनियाद पे की गई ये भी बता दीजिएगा। ऐसे ही बस उनमें से 25 कोई भी ले लिए? नहीं जी, हमने 25 इस तरह लिए हैं कि पहले आप ये देखें कि आपने उनको कैटेगराइज करना है। 2 हिस्सों में कैटेगराइज होते हैं, एक जनरल मर्चेंडाइज और एक फूड वेंडिंग कर रहे हैं। फूड वेंडिंग में भी 2 किस्म की वेंडिंग है, हॉट वेंडिंग है और कोल्ड वेंडिंग है। हमने उनके कोटास बनाए उसके हिसाब से, क्योंकि हमने एक बैलेंस रखना था। और जो सबसे पुराने वेंड है, क्योंकि जो सर्वे किया था, जो उन्होंने हमें डेटा खुद बताया है, उसी डेटा पे जो 25 सबसे पुराने और इन कैटेगरीज में डिवाइड करके हमने एक 25 लोगों का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके लिए हमने डिज़ाइन भी आप देखें तो हमने डिज़ाइन भी वही किया जो मॉड्यूलर और इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली से मुराद है कि आप देखें सोलर पैनल वगैरह लगे हुए हैं, उनका फाइबर का वो है और लोहे का जो है वो अंदर का स्ट्रक्चर है जो कि ड्यूरेबल है। ठीक है जी। अब ये 25 आदमी वहां के बैठ गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, 15-15 साल से वेंट कर रहे थे। हर महीने कम से कम एक दफा इनका सामान बल्दिया वाले उठा के ले जाते थे। ये बेचारे नुकसान में, आज वो इज्जत के साथ उधर बैठे हैं, उनको लाइसेंस दिया गया है, खूबसूरत रेडियां हैं उनकी। आज इस वक्त भी आप जाके वहाँ देखें तो जो ये भी बताएगा क्योंकि हम ये देखते हैं कि आम सड़कों पर भी जो रेडी बान होते हैं वो वहाँ पर रेडियाँ लगाकर बैठ जाते हैं मार्केट्स के अलावा। तो क्या इसके ऊपर भी देखा जाएगा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि कहीं इस्लामाबाद की सड़कों पर आम हमें ये नजर ना आए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक स्पेसेस में होंगे, ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ फुटफॉल होता है। आपको इनका डायनामिक्स भी समझने की जरूरत है। आदमी कहीं जाके रेडी इस तरह नहीं लगाता। ठीक है जी। हमने ये करना है कि हमने मार्क करनी है। अब जैसे इवन हम इधर भी मार्क कर रहे हैं तो पाथवेज हैं जिनके ऊपर ये खड़े होंगे। ये कहीं जाके कोने में या खुदरे में नहीं खड़े होंगे जहाँ कोई बंदा आएगा नहीं। आपने सिर्फ ये करना है कि उसमें आपने पेडेस्ट्रियन का भी एक रास्ता रखना है
उसमें आपने ट्रैफिक का भी फ्लो रखना है और उसके अंदर आपने इसको प्लेस करना है। देखिए जो रेडी हमारे पास है ये 6x3 की रेडी है, यानी 6 फुट लंबाई और 3 फुट। मुकम्मल तौर पर इस पायलट प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है। ज़िया पांडे साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबकिसान का पैसा बने और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुर्ख फीते की नज़र नहीं हो जाएगा ये मनसूबा भी। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे रोशनियों के शहर कराची की, जो गुजरे कई बरसों से मसाइल के अंधेरों में डूबा हुआ है। कहीं कचरे के ढेर लगे हैं तो कहीं बिजली ही गायब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं पर टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी भी नायाब हो जाता है। हर कोई परेशान है कि आखिर इस शहर का वाली वारिस है कौन। कराची को इंतजामी और सियासी दोनों तरह के मसाइल का सामना है। हाँ, इससे कहीं ज़्यादा ये कि अरूसुल बलाद मुख्तलिफ माफियाज के शिकंजे में रहा है। इन माफियाज की वजह से ही अभी तक कराची का कोई मसला ही हल नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, 40 साल पुराना मास ट्रांजिट का मसला हो या K4 या ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट या फिर सर्कुलर रेलवे की बहाली का कोई काम हो, कोई भी अपने अंजाम को पहुंचता हुआ हमें नजर नहीं आता। किस का जिक्र कर लेना, हर मसला बारिशें होती हैं तो वो अजाब बन जाती हैं, घरों तक पानी आ जाता है, वो नहीं निकल पा रहा होता। अमन व अमान के अलावा बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। तमाम बड़े शहरी इदारे अपनी गफलत और नाअहली के बायस मसाइल के हल में नाकाम रहे हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर देता है कि हम तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन दुरुस्त नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि हुकूमत से बात की जाए तो वो वफाक पर डाल देते हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 12 बरसों से सिंध पर हुक्मरानी तो कर रही है, लेकिन कारकर्दगी देखें तो सिफर है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है कि PTI हुकूमत ने कराची को नज़रअंदाज कर दिया, मगर ये भी एक तल्ख हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हमेशा कराची को नज़रअंदाज करती आई है और मलबा एक दूसरे पर डालने की जो ये ब्लेम गेम है वो तो जारी रहेगी। लेकिन आखिर शहर कायद को फ़ायदा कब होगा, को फायदा कब होगा? हाँ, ऐसे ही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़े पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वो पैकेज अवाम तक पहुंचा नहीं। हकीकी मानों में अवाम ये भी सवाल करते हैं आखिर मसाइल हैं क्या, उनका हल क्या है, जमात इस्लामी का इसमें क्या किरदार है। बात करेंगे अमीर जमात कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। नईमुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आपकी नज़र में अब हम तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की जो आपसी बहस है, वज़ीर आज़म आए, हमने देखा उन्होंने सिंध के लिए जो है 446 अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन सिंध ने 5 मिनट बाद ही सिंध हुकूमत के तर्जुमान सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि जी कि इस पैकेज की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो ये तो ट्रांसलेट होता हुआ नज़र नहीं आता। सर ये मसाइल हैं, आवाम को कौन देखेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें मसला यही है, अभी सिंध के पैकेज में भी जिस चीज़ का बहुत ज़ोर शोर से ऐलान किया गया वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की मोटरवेज अपने स्टैंडर्ड के ऊपर बनी हुई हैं, ये कराची हैदराबाद की सुपर हाईवे को मोटरवे करार देकर ये इन्होंने कराची हैदराबाद के इतने बड़ी तादाद में जो लोग हैं और जो पूरे मुल्क में यहाँ से ट्रेवल करते हैं उनके साथ क्या सलूक किया है। इसलिए कि ये मोटरवे के किसी पैमाने पे पूरा ही नहीं उतरती, इसमें तो मोटरसाइकिलें चलती हैं, इसमें तो चिंची रिक्शे चलते हैं, ये कैसे मोटरवे हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी ये हरकत की और इमरान खान साहब भी यही काम करते हैं और पीपल्स पार्टी तो करती ही ये रही है। लिहाजा पता चलता है कि कराची के साथ, हैदराबाद के साथ, सिंध के शहरों के साथ इन सब लोगों का सलूक बिल्कुल यकसा है। अब आ जाइए शहर कराची के अंदरूनी हालात की तरफ, जो आप देख रहे हैं इस वक्त टूट फूट है, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, सीवरेज का पानी जो है वो मौजूद होता है और लोगों को बुनियादी सहूलत नहीं है। दुनिया का कौन सा शहर ऐसा होगा यार कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट ही ना चलती हो, बल्कि जो चलती थी वो बंद हो गई हो। दुनिया में तो लोग आगे बढ़ते हैं भाई, देखें लाहौर में मेट्रो चलती है, हमारा दिल खुश होता है, लेकिन कराची में अगर सर्कुलर रेलवे चला करती थी और इन सब लोगों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, अब जो सब के सब हुकूमत में शामिल है यही जिम्मेदार हैं इसके, चाहे वफाकी हुकूमत में MQM शामिल है और जो पहले हमेशा हुकूमतों में मौजूद रही है और पूरी कराची पे रूल करती रही है, और पीपल्स पार्टी का तो आपने तस्करा किया कि 12 साल से तो लगातार ही हुकूमत कर रहे हैं। और अब PTI से अगर लोगों को ये तवक्को थी कि अब हालात बदलेंगे तो 3.25 साल का इनका तजर्बा तो और ज्यादा बदतरीन साबित हो रहा है कि इन्होंने तो कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया और जाली मर्दमशुमारी को ओके कर दिया।
अब आप बताएं कि खुशियां मना रहे हैं कि हमने जो है ना नई मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया। पहले ये बताओ कि जिसमें हमें कानूनी तौर पर तुमने आधा कर दिया, उसका हिसाब कौन देगा? किस कानून के तहत आपने इसकी मंजूरी दी है? कि कहते हो कि गलत है फिर भी मंजूरी देंगे, तो ये तो अजीब ही शाहकार किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारी सूरत हाल में इन पार्टियों से तो अब कोई तवक्को किसी को है नहीं। अब तो एक ही मुतालबा होना चाहिए और वो ये है कि हमें हमारा हक दिया जाए और हमारी मर्दमशुमारी ठीक की जाए, बाख्तियार शहरी हुकूमत और फौरी बल्दियाती इंतखाब। हाफिज नईम साहब, ये अगर बात कर लें हम मर्दमशुमारी की, तो नई मर्दमशुमारी से पहले कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं है। क्या फिर समझते हैं कि पहले मर्दमशुमारी होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही इंतखाबात हो सकेंगे? नहीं, अब तो उन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया ना कानूनी तौर पर। तो वैसे भी पहले भी इतना मसला इसलिए नहीं था कि जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए थे वो भी एक इजाजत लेकर और आइन में एक छोटी सी तरमीम करके हुए थे पिछली मर्दमशुमारी के ऊपर ही, यानी मौजूदा मर्दमशुमारी जो उन्होंने मंजूर की है नोटिफाई हुए बगैर ही इस पर इंतखाब हो गए थे। तो बल्दियाती इंतखाब का इससे कोई इतना ताल्लुक नहीं था। लेकिन इस नोटिफिकेशन का मसला यह है कि इससे सिंध के वसाइल तो अपनी जगह, सिंध में कराची के वसाइल पूरी तरह कंप्रोमाइज होंगे। जब हमारी नुमाइंदगी आती तो हमारा जो है वो जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में उसमें भी नुमाइंदगी आती। इसका मतलब है कि फिर वडेरा शाही होगी, फिर जागीरदारी होगी, फिर वो हमारी किस्मत के फैसले करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कराची के लोगों के साथ जो किया गया, और खुशियां भी मना रहे हैं कि हमने मंजूरी दे दी। और अगली भाई मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे मुमकिन है कि 2023 मार्च तक आप जो है नई मर्दमशुमारी मुकम्मल करेंगे? अभी तो आपने कोई रोड मैप ही नहीं दिया, कोई शेड्यूल ही नहीं दिया। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब धोखा देने वाली बात है। जिस तरह 1100 अरब रुपए का हमें एक पैकेज दिया गया था लॉलीपॉप, इसी तरह एक नया लॉलीपॉप हमें जो है वो कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये पकड़ा रहे हैं। इसलिए इन सबको एक्सपोज करना होगा कि जो जो कराची को नजरअंदाज कर रहा है, और कराची के लोगों को अपने हक के लिए उठना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इसके लिए भरपूर स्ट्रगल कर रही है, आगे बढ़ रही है, और फौरी बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए और डायरेक्ट मेयर का इंतखाब होना चाहिए ताकि आवाम बराह रास्त अपने मेयर को। हाफिज नईमुर रहमान साहब, हमें ये बताएं कि जमात इस्लामी का जो पाकिस्तान की सियासत में अगर देखें तो जमात इस्लामी सिंध में किसी और तरह से हमें सियासत करती नजर आती है, दीगर सूबों में देखें तो हर सूबे में ही मुख्तलिफ अंदाज नजर आता है। हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन के लिए 2 दफ़ा वोट नहीं दिया, फिर इसी पीपल्स पार्टी को जिसको हम कराची के मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं, उसको अपोजिशन लीडर के लिए उसी कैंडिडेट को आप वोट कर देते हैं। सर एक तो ये कि देखिए अपोजिशन लीडर का वोट नहीं होता सर, आपने अपोजिशन लीडर साइन कर दिया ना एक ही मैन इलेक्शन। सुने मेरी बात, सुने सर, सुन लीजिए ना। होता यह है कि ये एक नॉर्म होती है, हमेशा से इस तरह होता है। और होता यह है कि पहले तो इलेक्शन होता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, उसमें हमने वोट नहीं दिया और उसमें हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। और जो अपोजिशन होती है, जो रिमेनिंग पार्टियां होती हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका पोजीशन लीडर होता है। तो ये इसको पोर्ट्रे गलत तरीके से किया गया है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, चाहे आपका मुखालिफ तरीन फर्दी क्यों ना हो, जिससे आपके शदीद इख्तलाफ हो, हमेशा से ऐसा होता है, सब करते हैं। इस दफा तो चूंकि इनका इंटरनल नून लीग और पीपल्स पार्टी का फड्डा बन गया था, इसलिए नून लीग ने पीटीआई वाली जुबान बोलना शुरू कर दी और उन्हें सिर्फ एक जो है वो तजवीज़ नजर आना शुरू हो गई जो तहरीरी तौर पर, इसलिए कि वो नॉर्मल प्रैक्टिस है। हमेशा से इस तरह होता है कि मेजॉरिटी पार्टी जो रह जाती है, चाहे आपका उससे इख्तलाफ हो या इत्तेफाक, उसको ही लोग अपोजिशन का लीडर जो है इंडिपेंडेंट अपोजिशन नहीं होती। इसका ताल्लुक है कि भाई मिलना जी इंडिपेंडेंट अपोजिशन नहीं होती। नहीं, आप देखें सेनेट में तो एक हिस्ट्री है ना, 100 अफराद का जो है वो एक होता है। देखें एक जमाने में एमएमए थी, ठीक है ना, लेकिन एमएमए के दूसरी पार्टियों से बहुत इख्तलाफात थे। लेकिन अपोजिशन का मामला जब आता था तो ज़ाहिर अपोजिशन मिलकर करते थे। हम इंडिपेंडेंट अपोजिशन भी कर रहे हैं। आप ये देखें, हम कौमी असम्बली में इस वक्त प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट अपोजिशन कर रहे हैं, हम सिंध असम्बली में इंडिपेंडेंट अपोजिशन कर रहे हैं। इसलिए इसको इतना बड़ा इशू मसला नहीं। मसला ये है कि या तो हम अपने कंप्रोमाइज करते हैं ना, या तो हम सिंध हुकूमत को कुछ कहना छोड़ देते हैं। हम तो पूरी बात कर रहे हैं, हम तो धरने दे रहे हैं, हमारा तो अगला हदफ सीएम हाउस है और हम चाहते हैं कि ये बल्दियाती एक्ट पास हो कि जिसके नतीजे में हमारा हक मिले। और हमें ये अब देखें ना, KMDC, अब्बासी शहीद अस्पताल और इन सब पे भी कब्जा करना चाह रही है पीपल्स पार्टी। तो हम तो नहीं उसको स्पेयर करेंगे, हम तो जो है अपनी भरपूर तहरीक चलाएंगे, जो हमारी हक़ दो कराची तहरीक चल रही है। जी हाफिज नईम साहब, अगर हम शहर कायद की जो ज़बोहाली है उसकी बात कर लें, तो हम अगर देखते हैं तो तरक्की में अगर कोई मिसाल दी जाती है तो नेमतुल्लाह खान साहब कह लें, मुस्तफ़ा कमाल कह लें, उनकी मिसाल दी जाती है। आखिर कब आप समझ रहे हैं कि मसाइल का जो ये गढ़ बन गया है शहर, इसको इससे निकाला जा सकता है? हम देखें तो कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं, निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं है। आखिर अब कौन आगे आएगा, कौन इन मसाइल को हल करेगा?
देखें, ये तो हिस्ट्री है कि जमात इस्लामी ही ने कराची की डेवलपमेंट में हमेशा किरदार अदा किया है, और इस वक्त जितनी पोजीशन है, आप सारी पार्टियों में से एक एक फर्द को, लीडर को और पार्टियों की सिचुएशन को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कराची का मसले का हल जमात इस्लामी के अलावा किसी के पास है नहीं। और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ये सलाहियत रखती है कि न सिर्फ कामयाब होने के बाद काम करेगी, बल्कि वो तमाम इलाकों में काम करने की सलाहियत रखती है। नेमतुल्लाह खान साहब अक्सरियत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा जीतने के बाद कि इस इलाके में काम करना है और इसमें नहीं करना, पूरे शहर को ऑन किया। तो हम भी पूरे शहर को ऑन करते हैं, पार्टियों से इख्तलाफ भी हैं और अपने निशान पर इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो जमात इस्लामी फिर ये नहीं देखेगी ये एमक्यूएम का इलाका, ये पीपल्स पार्टी का इलाका, पूरे शहर को ऑन करेंगे, पूरे शहर के लिए काम करेंगे। और ये जमात ही वो छतरी है जो कराची को निजात दिला सकती है, अदरवाइज तजर्बात तो हम करके देख रहे हैं तवील अरसे से। ठीक है, अब साहब एक और चीज़ बता दीजिएगा कि 18वीं तरमीम की बात पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा करती है और इसको ओन भी करती है, लेकिन जब NFC अवार्ड की बात आती है कराची तक ये मामला ट्रांसलेट नहीं होता, हम नीचे पैसे देने को तैयार नहीं है, कराची में काम करने को तैयार नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को कैसे मजबूर किया जाए कि ये जो हक है कराची का वो नीचे तक ट्रांसलेट तो हो। आप ऊपर विफाक से बात करते हैं लेकिन कराची की सतह पर बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, जिसका जितना बनता है उतनी बात करते हैं। मरदमशुमारी विफाक का मसला है, उस पर बात करते हैं। कोटा सिस्टम विफाक का मसला है, के इलेक्ट्रिक विफाक का मसला है, लेकिन जहां तक इख्तियार और इख्तियारात देने की बात है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का मसला है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, NFC अवार्ड में पैसे लेने के लिए तो पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचाती है, लेकिन PFC अवार्ड नहीं करती है। और जाहिर सी बात है कि ये निचली सतह तक जब तक इन इख्तियारात को मुंतकिल नहीं है, कराची मेगा सिटी है, इसको बाइख्तियार शहरी हुकूमत होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली माजी में लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा कि वो जो आईनी कवर बाकायदा होना चाहिए, वो आईनी कवर इस वक्त जो है वो उस तरह से शहरी हुकूमत को हासिल नहीं है। सिर्फ इतनी बात की गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है वो फाइनेंशियल जो है चीज़ें मुंतकिल की जाएंगी। मैं समझता हूँ कि शहरी हुकूमतों के हवाले से कानून साजी भी बनती है, जो उन सारी पार्टियों का काम है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आप बात देखें ना, ये बल्दियाती इंतखाब ना कराने पे तो पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद है, और इसलिए इत्तेहाद है कि वो पंजाब में और KP में नहीं करा रहे, ये सिंध में नहीं करा रहे। तो ये तो हमें अपना हक लेने के लिए इन सबको एक्सपोज भी करना होगा। इनकी कमेटी बनी हुई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी है ना, जिस पर ये मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये K4 की बात करते हैं, ये KCR की बात करते हैं, सर्कुलर रेलवे की, लेकिन कोई एक काम भी आगे नहीं बढ़ रहा। जो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, ग्रीन लाइन, वो भी 3.25 साल में विफाक ने नहीं बनाया, तो हम किससे शिकवा करें, किससे बात करें। इसलिए कराची के लोगों को ये समझना चाहिए कि इन पार्टियों की तरजीह कराची नहीं है। ये महसूस ही नहीं करते कि कराची को भी कोई तवज्जो दी जाए। ये कराची को एक जजीरा ही समझते हैं, ये कराची को एक आइसोलेटेड कंट्री शहर समझते हैं कि भाई हमें तो, हालांकि टैक्स कराची देता है, पालता पूरे मुल्क के लोगों को कराची है। 41% तो सिर्फ इनकम टैक्स देता है, 67% रेवेन्यू देता है, लेकिन कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। ये हक तो हमें लेना पड़ेगा और इसी की हम तहरीक चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाफिज नेमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का बने, उम्मीद करते हैं जो कराची शहर के मसाइल है खुसूसी तौर पर वो हल हो सकेंगे, और जो भी ऐलानात हो रहे हैं वो आवाम को उसका कोई फायदा भी होगा, इस्तेफादा कर सकेंगे, जो हैं वो भी आवाम तक पहुंचे। ठीक है, आगे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी की मैं तो कहता हूँ मॉमप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये एक अलग सा आइडिया नहीं। बिल्कुल अलग सा आइडिया है, बिल्कुल है। और इस वक्त मेरे ख्याल में माओं को हमें इस काबिल बनाने की ज़रूरत है भी, और बन भी रही हैं माएँ, बहुत सारा काम भी कर रही हैं इसके ऊपर, और टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो रही हैं। हम देखें अगर तो मरकज़ी धारे से दूर अफराद को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए ये बड़ा ही अच्छा जो टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से काम करे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी जो ख़वातीन, जिस तरह से हमजा ने कहा, तो अमूमी तौर पर अपना ज़ाती बिजनेस शुरू करने में मुश्किलात का शिकार रहती हैं, खासतौर पर माएँ जो शादीशुदा ख़वातीन हैं या माएँ, वो इसमें बच्चों को संभालने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और उनकी राह में बहुत सारी रुकावटें हाइल हो जाती हैं। हाँ जी, अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस तनाजुर में उनकी मुश्किलात को आसान बना दिया गया है, और हम मज़ीद आसान भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार में ख़वातीन भी कदम रख चुकी हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें दुकान किराए पर लेने नहीं पड़ती, वो परेशानी कोई नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, झंझट ही नहीं है, ये बस घर बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं और बस आप एक कारोबारी शख्सियत बन गए। बिल्कुल, और एक आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं घर में बैठे। मुख्तलिफ मसनूआत हैं, उनसे भर लीजिए आप अपने घर में बैठे अपने स्टोर को। दुनिया जहाँ से आप डिलीवरी के लिए आप ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं, अपनी अशिया की तरफ, और फिर आप फ़रोख्त कर सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। घर पर बैठे हुए ख़वातीन पैसे भी कमा सकती हैं, और फिर आपको मर्दों के शाना बशाना जिसको कहते हैं ना, आप घर पर रहते हुए भी मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं। आपको मर्दों का मोहताज नहीं होना पड़ता।
अच्छा, मैं इतना इशारा ना करें, बिल्कुल मोहताज नहीं होना पड़ता है। ये क्या है, किस तरीके से ख़वातीन जो हैं पैसे कमा सकती हैं घर बैठे हुए, एक मुकम्मल जो है बिज़नेस अपना डेवलप कर सकती हैं। ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है कामरान रशीद साहब। करेंगे कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। ये किस तरीके से, ये क्या आइडिया है आपके पास, किस तरीके से जो माएँ हैं बच्चों के साथ ही घर में बैठे हुए कमाई कर सकती हैं, अपना बिजनेस डेवलप कर सकती हैं? जी, वो बेसिकली उसमें बड़ी वो फेमस कोट है कि मॉम्स आर द मदर्स ऑफ ऑल हीरोज। तो मॉम्स जो हैं वो बेसिकली इज़ वन ऑफ द ग्रेट रिसोर्स इन एनी कंट्री, और स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो 223 मिलियन की जो आबादी है उसमें से ऑलमोस्ट वी हैव ऑलरेडी रीच 50% फीमेल पॉपुलेशन है, और उसमें जो मदर्स हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस टोटल इकनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद भी हैं। अच्छा। लेकिन सामो ये उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं अभी करंटली। के अलावा उनको इतना शाउर भी नहीं है, क्योंकि माएँ सिर्फ ख़वातीन ये समझते कि शादी हो गई, बस घरदारी शुरू हो गई, बच्चे हो गए, अब घर के होके रह गए आप। उनको किस तरीके से सिखाया जाए कि आप ये कर सकते हैं, उनके लिए मुमकिन किस तरह से हो पाए? जी, बेसिकली मैंने भी आई हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। डॉलर स्टोर पाकिस्तान जो है बेसिकली इज़ द ग्रुप विच इज़ लॉन्चिंग मॉमप्रेन्योरशिप। It would be the Pakistan largest e-commerce solution for the mothers and all the people who are sitting at home and they want to earn. तो हम लोग जो है वो इसके लिए एक प्रॉपर एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मदर्स को ट्रेन किया जाएगा। जैसे आपने कहा कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है हाउ टू डू दिस बिजनेस। तो अब लोगों को अमेज़ॉन के लिए वो जो अकाउंट्स, इंटरनेशनल अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं और ओपन करने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा। वो पाकिस्तान के अंदर ही अपना अकाउंट ओपन करेंगे एंड दे वुड बी डूइंग ऑनलाइन फ्रेंचाइजिंग इन पाकिस्तान। अच्छा। और दे वुड बी अर्निंग अराउंड 50 to 50,000 5,000 to 50,000 रुपी इन पाकिस्तान। कितना काम करना पड़ेगा दिन में? उनको सिखाएंगे कैसे, घर बैठे ही सीख लेंगी वो? एग्जैक्टली। देखिए अब एक तो ये होगा कि घर बैठे भी हम लोग ऑब्वियसली विल ट्राई जूम के थ्रू या दूसरी जो भी अवेलेबल हैं रिसोर्सेज। इसके अलावा हम सिटी टू सिटी जाकर वर्कशॉप्स करेंगे। जी, वर्कशॉप्स करेंगे और उसको पेनिट्रेट करेंगे कि जो ये मेन धारे का इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बने। और देखें, जो ये सिर्फ जो एंटरप्रेन्योरशिप है और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। अच्छा। इट इज़ बेसिकली यू आर एडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सिस्टम। आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर रहे हैं लोगों की। तो अगर आप इसको मुनाफे से हट के एंटरप्रेन्योरशिप को देखें तो मेरा ख्याल में असल एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ ही स्टैंड करती है, एंड दैट इज़ बेसिकली द कोर वेयर यू कैन पे बैक टू कम्युनिटी एज वेल थ्रू दिस and you can become a part of the productive part of the economy. तो I guess के moms are one of the best, you know. अच्छा। They are the leaders. ठीक है, अब आपने हमें ख्वाब दिखा दिए हैं। कब तक ये आप जो है अपना इनिशिएटिव जो है इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं, और इसके लिए जो ख़वातीन घर बैठी हैं उनको कितना सरमाया चाहिए होगा? कुछ तो सरमायाकारी करनी होगी ना, वो भी बता दें कम से कम कितनी? इसके लिए ये है कि जो स्पेसिफिकली बिकॉज इस प्रोग्राम का जो मकसद है, मैंने कहा कि पैसा कमाना नहीं है, इट्स बेसिकली लोगों को पैसा कमाने का तरीका सिखाना। अच्छा। तो ये इसके लिए हम फ्री बिल्कुल ये ऑफर होगी। तमाम हमारे जितने भी ट्रेनिंग फ्री होगी आपकी तरफ से? ट्रेनिंग भी फ्री होगी, और जो ऑनलाइन फ्रेंचाइजिंग है जिसमें पिक पैक शिप हम लोग करेंगे। अच्छा। और जो भी मॉम्स हैं या जो भी हूसोएवर वांट टू स्टार्ट दिस फ्रेंचाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, दे वांट टू लॉन्च देयर ओन वेबसाइट, विल लॉन्च देयर वेबसाइट। अच्छा। दे ओनली हैव टू, आप डोमेन लेके देंगे, सब कुछ आप करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? एग्जैक्टली, दिस वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी विल बी ट्राइंग। और फिर हमारी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वी आर सेलिंग एवरीथिंग फॉर $1 विच इज़ 160 रुपी, एंड विच मीन्स के आप ये यानी कि थ्री साइड विन 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 है काइंड ऑफ। तो इसमें इसके अंदर जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो आल्सो विल बी स्माइलिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु इज़ अर्निंग, हु इज़ प्रमोटिंग,
एंड परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है ना, 160 रुपए में बंदा ले लेता है आराम से। एग्जैक्टली, एंड दिस विद द मनी बैक गारंटी सो दैट अच्छा, क्वालिटी। ये एक बात के घर पे बैठे हुए जो इस वक्त लोग हैं वो ये देख रहे होते हैं कि अगर ये चीज़ फ्री में हो रही है ना, ये काम फ्री में हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ पायदार नहीं हो सकता, exactly. या फिर लॉन्ग टर्म इससे हमें बेनिफिट नहीं हो सकते। तो इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये काफ़ी लोगों ने जब हम ये इसका मॉडल डिज़ाइन कर रहे थे तो ये कहा भी कि फ्री चीज़ को तो कोई वो अहमियत नहीं होती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उसमें ऑप्ट इन रेशो ज़्यादा होगी। अच्छा, जो कि इनिशियली यानी कि लोग ऑप्ट करें, दे शुड बिकम पार्ट ऑफ दैट, और उसके बाद हम उसके कुछ सर्टेन टारगेट्स होंगे जो बेंचमार्क्स होंगे, अचीवमेंट बेंचमार्क्स। अगर आप वो बेंचमार्क्स नहीं अचीव कर रहे अपार्ट फ्रॉम आवर ट्रेनिंग एंड फॉलोअप्स, तो फिर डेफिनेटली आप ऑप्ट आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सिस्टम। तो देयर वुड बी चेक एंड बैलेंस, इट वुड बी नॉट लाइक दिस कि यू गेट रजिस्टर्ड एंड यू जस्ट डूइंग नथिंग। तो हम विल ट्राई इंशाल्लाह कि हम रियल तौर पे लोगों को ट्रेन करें, मॉम्स को, और अदर देन दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेन, इमरान खान और इस वक्त गवर्नमेंट का भी जो मेन इशू है। आप एक इकोसिस्टम है वो डेवलप करना चाह रहे हैं जिसमें सब लोग आ जाएं, उस काम को सीख लें, और ख़ुसूसी तौर पर जो माएँ घर पे बैठी हैं उनके पास टाइम होता है लेकिन कुछ करने को नहीं होता, उनको पता नहीं लगता है। अब ये जो ऑनलाइन होगा, ये आपकी कोई अपनी वेबसाइट होगी जिसके ऊपर ये सारी सेलिंग और परचेजिंग हो रही होगी, या फिर स्टोर जो है डायरेक्टली उन लोगों से खरीद रहा होगा, ये क्या तरीकाकार होगा? उसमें इस तरह की बेसिकली आप जैसे अगर अपने नाम पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो दो ऑप्शन होंगी। आप हमारी वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हैं, अच्छा, एंड बिकम एन ऑनलाइन फ्रेंचाइजी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू हैव योर ओन वेबसाइट विद योर नेम एंड यू वांट टू हैव अ लेगेसी टू लीव फॉर योर फैमिली एंड किड्स मे बी, तो विल बी हेल्पिंग यू इन दैट एज वेल। तो उसमें ये होगा कि इट वुड बी अ कनेक्टेड वेबसाइट विद योर नेम, जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि यू कैन हैव योर ओन डोमेन नेम एंड दैट वुड बी फ्री एज वेल। क्या बात है, क्या बात है। कामरान रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। जितनी मॉम्स हैं जिन्होंने लिखा है वो इस वक्त आपकी तरफ ही देख रही थी कि ये कब आखिर जो है स्टार्ट होगा और हम जो है घर बैठे हुए इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इस तरीके से आपने बताया कि ये फायदा हो सकता है। इशाल भी बहुत ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ये बड़ी ज़रूरी होगी, ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ गए हैं और बड़ा यहाँ मसला लेकर। कोरोना वबा ने जहाँ दुनिया भर को हिला कर रख दिया है, वहीं लोगों के रहन सहन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तालीमी इदारे देखें तो बंद हो गए हैं, बच्चे जो वो घरों तक महदूद हो गए हैं, उनकी औकात कार जो हैं वो उनके टाइमिंग्स जो हैं वो टोटली स्क्रीन टाइम हो गया है। स्मार्टफोन ले लें, टैबलेट ले लें, कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस ले लें या फिर टीवी दे लें। बच्चों ने सारा टाइम अपना जो इन डिवाइसेस के साथ, इन गैजेट्स के साथ ही गुजारना है। हाँ, पहले बच्चे जो थे ना वो सिर्फ टीवी देखा करते थे और वो भी मखसूस औकात हुआ करते थे। हमें बताया जाता था कि जी बस इतने घंटे आपने देखना है। तो हालात जो थे काफ़ी बेहतर थे। बहुत कम लोग होते थे कि जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही होती भी थी तो बहुत मामूली सी होती थी और वो छोटे होते हुए नहीं हो रही होती। अब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनको ग्लासेस लगे हुए हैं और इतने मोटे मोटे शीशे होते हैं उनके कि परेशानी होती है देखकर। मगर मोबाइल फ़ोन आने से, टैब आने से बच्चों की जो निगाहें मुसलसल स्क्रीन पर रहती हैं। माँ बाप के लिए भी आसान तरीन तरीका ही है, बच्चा तंग नहीं करेगा, बच्चे को दे कार्टून लगा के। आपको तो 1 घंटा मिलता था वो भी टॉम एंड जेरी देखने के लिए, फिर आपकी आईसाइट इतनी वीक क्यों है? अच्छा, मेरी भी जो है वो मैट्रिक के बाद जाके हुई, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई, लेकिन बहुत कम थी उसकी और अभी तक जो है वहीं पर रुकी हुई है। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि हमजा जो है वो पेरेंट्स से चोरी चोरी चुपके चुपके ज़्यादा टाइम जो है वो टीवी पे ही स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हुई है। अच्छा, वैसे अब मैं इशाल के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं, लेंस बहुत कुछ छुपा देते हैं खैर, जिससे अब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। फिर ऑनलाइन तालीम होने से भी बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है, क्योंकि पूरा दिन जो आप स्कूल में पढ़ते थे वो अब आपको किसी कंप्यूटर के सामने बैठ के, लैपटॉप के सामने बैठ के स्टडीज़ लेनी है, आपको लैपटॉप पे लेनी है। और ये कोविड की वजह से ये एक बड़ा मसला हमारे साथ जो हुआ, आप गैजेट्स के ज़्यादा करीब हो गए हैं बच्चे। जो खेलों की एक्टिविटीज़ थी, जो हेल्थी एक्टिविटीज़ थी, वो उनसे दूर हो गए हैं बच्चे, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, बच्चे पार्क्स में नहीं जा सकते, मिलना मिलाना
उस तरह से कम हो गया है, अपने फ्रेंड्स गैदरिंग वो कम हो गई हैं उनकी, तो इस वजह से भी बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम जो उनका ज़्यादा बढ़ चुका है। छोटे बच्चों की जो है आंखें बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, वो करीब से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी बीनाई मुतासर होने का खदशा बढ़ जाता है। जो माएँ हैं, आपने कहा कि बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए, तो बेशक ऐसा ही है। मैंने अक्सर घरों में देखा है माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को कि अच्छा चलो थोड़ा मैं सुकून में आ जाऊँगी, तो माएँ बच्चे को टैब दे देती हैं, फ़ोन दे देती हैं और उसके ऊपर वो कार्टून्स देख रहे हैं, उसके ऊपर वो गेम्स खेल रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए, बच्चों की आंखों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितना गलत आप कर रहे हैं, ये आपको पता भी। और बिल्कुल ऐसी ही, और साथ कुछ खुराकें भी हैं जिससे कुछ बेहतरी आ सकती है। क्या वो भी कुछ कमी चल रही है? क्या जो आजकल बर्गर्स वगैरह खाए जा रहे हैं उससे भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है? माहिर अमराज चश्म डॉक्टर अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये बच्चों की आंखें कितनी हसास होती हैं हमारी आंखों की निस्बत? पहले तो हमें ये बता दें, और फिर स्क्रीन टाइम एक बच्चे का कितना होना चाहिए? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने किए हैं। जो ग्रोइंग एज है उसमें जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो ये फ़ैसला करती है कि आगे पूरी लाइफ वो किस तरीके से गुजारेंगे। आइज़ जो हैं या आंखें जो हैं वो उनकी भी ग्रोथ, अगर आप उस एरा को देखें जो टेक्नोलॉजी से पहले का था, उसमें बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो था। आंखों का इस्तेमाल फ़र्क तरीके से किया जाता था। अभी आंखों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसमें जो नियर डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स, मोबाइल, और ये तो आजकल मतलब ज़बान ज़द आम है ये चीज़ के बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का जेन्युइनली आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा और बुरा असर आता है। अच्छा। और मैं तो इससे आगे की बात करूँगा, सिर्फ आंखों पे नहीं बल्कि इसके साइकोलॉजिकल और जो ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं वो भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इसके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अब जो स्टडीज़ हो रही थी कई सालों की, वो पब्लिश होनी शुरू हो गई हैं और वो आ गई हैं, जो है अवेलेबल हैं, जो ये बताती हैं कि बच्चों की आई की डेवलपमेंट, बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनके बिहेवियर, उनके लर्निंग प्रॉब्लम्स, उनके कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, ये सारे जो है आते हैं, शुरू हो जाते हैं जिस वक्त उनका स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता जाता है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, इसके ऊपर भी अब काफ़ी हद तक क्लियर कट रिकमेंडेशंस मौजूद हैं। 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए जो रिकमेंडेड टाइम उन्होंने WHO की गाइडलाइंस हैं या इंटरनेशनल जो आई इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस हैं, वो 1 आवर से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं बताती हैं। अच्छा, पूरे दिन में 1 घंटा? जी, पूरे दिन में, 5 साल से छोटे बच्चों जी, 5 साल से छोटे। क्योंकि उसमें से सिर्फ ये नहीं है कि जो रेज़ एमिट हो रही होती हैं वो आंखों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, बल्कि कॉन्टीन्यूस नियर या नज़दीक का जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों की आई की डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, स्क्रीन टाइम भी थोड़ा डिफरेंट है, इस पे भी थोड़ा वो रोशनी डालिएगा कि एक है टीवी देखना जो कि आप कुछ फासले से बैठकर देखते हैं, एक है मोबाइल यूजेज या टैब यूजेज, वो आपको बहुत करीब से आप बच्चे कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जो टीवी है या स्क्रीन टाइम है ये नज़दीक में कंसिडर नहीं होता, ये दूर की आपकी विजन में कंसिडर होता है। जो जितना कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ करीब आती जाएगी, आँख के ऊपर उसका दबाव, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो उसका इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है और ऐनक लगने के या मायोपिया इंड्यूस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 चीज़ें जो हैं जो बहुत कॉमन हो रही हैं अब बच्चों के अंदर इस हवाले से, मायोपिया या ऐनक का लग जाना तो एक चीज़ है, उसके अलावा एक चीज़ लेज़ी आई का वर्ड अक्सर अब कॉमन होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक आंख का नंबर तो तकरीबन सेम रहता है या बढ़ता नहीं है, दूसरी आंख का बढ़ जाता है। पेरेंट्स को पता नहीं चलता, उस वक्त पता चलता है जब बच्चों की उम्र बढ़ चुकी होती है, तो वो आंख की विजन जो है फिर ऐनक देने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाती। उसकी वजूहात क्या सामने आई? उसकी वजूहात देखें, जो वजह दोनों आंखों की नज़र कम होने की है वही वजह लेज़ी आई के बढ़ने की भी है, यानी कि स्क्रीन टाइम, क्या बच्चा किसी एक आंख पे ज़्यादा जोर डाल रहा है, एक आंख से ज़्यादा देख रहा है? देखें, दोनों आंखों का रिस्पांस किस तरीके से जनरेट होता है, ब्रेन के साथ उसका एक कनेक्शन है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसको हम खुद से तो मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, खुद से बच्चा किस तरीके से क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो लेकिन ये जो एक चीज़ प्रूवन है वो ये है कि इन चीज़ों का इंसिडेंस बहरहाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, जो इस चीज़ की गवाही है कि ये डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि आंखों की कोई वर्जिश भी होती है कि आंखों को, जैसे कहा करते थे हम छोटे होते तो हम सुनते थे कि जी सब्ज़े को देखा करें, उससे आंखें बेहतर होती हैं, कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आंखों को बेहतर किया जा सकता है और एक दफ़ा आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है वो वापस आ सकती है?
देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ से डेफिनेटली आई की ग्रोथ जो है या आई की हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक स्टडी हुई थी इंग्लैंड के अंदर 2016 में जो पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया। एक वो बच्चे थे जो इंडोर या घर के अंदर ज़्यादा उनका टाइम स्क्रीन के ऊपर गुजरता था, और एक जो स्क्रीन से दूर थे और नज़दीक का काम या स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा उनका नहीं था या ना होने के बराबर। उनमें जो लर्निंग एबिलिटी थी तकरीबन 50% का फ़र्क था। अच्छा। जो बच्चे स्क्रीन से दूर थे और आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनकी जो लर्निंग की कैपेसिटी थी, और ये उन बच्चों में उन्होंने की थी जो स्कूल गोइंग एज है। तो उन्होंने कहा, ये देखा कि क्या ये बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो गए हैं, उनकी लर्निंग इस काबिल है। तो जो बच्चे बाहर की एक्टिविटीज़ में थे उनकी लर्निंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी और बेहतर थी उन बच्चों के मुकाबले में जो स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं या गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बिल्कुल बाहर जाने से, सब्जे को आउटडोर एक्टिविटीज़ से, इनसे फ़र्क पड़ता है। और जो नज़दीक की आपकी जो काम है वो आंख को लिमिट करते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेन। डॉक्टर साहब, सिर्फ स्क्रीन टाइम ही एक फैक्टर है क्या? कोई बीमारियां बच्चों को ऐसी हो सकती हैं जिससे बीनाई कमज़ोर हो सके, या फिर खुराक ऐसी हो सकती है जिससे बीनाई पर असर पड़ता हो? देखें, जो सोशल चेंजेस आ रही हैं उसमें ये स्क्रीन और गैजेट तो एक चीज़ है, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसके अलावा जो आपकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, कि आपने सारे काम बैठ के करने हैं, चलना फिरना नहीं है। फिर बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स इस वजह से डेवलप हो रहे हैं कि बच्चों का इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, बाहर लोगों के साथ, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो भी लिमिट हो गई हैं। फिर आप देखें ईटिंग हैबिट्स जो हैं, बच्चों के खाने पीने की हैबिट्स टोटली चेंज हो गई हैं। जो पहले जिस तरीके से घरों में फ्रूट्स का इस्तेमाल या दूध या बाकी सारी चीज़ें, फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, अभी वो काफ़ी हद तक जो है वो जो प्री कुक्ड आपकी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो गया और जंक फूड के ऊपर चला गया। तो इसमें देखें, जो प्रोसेस्ड फूड होती है उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट की तादाद या उसकी जो अमाउंट होती है वो इतनी कम होती है कि ये चीज़ें जो है सिर्फ प्रोटीन और कार्ब्स और फैट, ये तो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो इनमें ना होने के बराबर हैं, और उसका रिज़ल्ट निकलता है डेफिनेटली आपकी जनरल हेल्थ भी मुतासिर हो रही है बच्चों की, और आइज़ भी और बाकी बीमारियां जो हैं वो भी बच्चों में कॉमन होती हैं। अच्छा, हमजा ने एक सवाल आपसे पूछा था कि एक्सरसाइज की, आंखों की कोई एक्सरसाइज भी होती है कि उससे आंखें हेल्थी हो सकें। दूसरा एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो डाइट्स क्योंकि ऐसी ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं या खेल कूद रहे हैं, पोल्यूशन कितनी असरअंदाज होती है आपकी आंखों पे, डस्ट कितनी, डस्ट एलर्जी भी होती है, और ये जो स्मोक का मसला है, स्मोक का मसला भी है, तो उससे आंखें कितना इफेक्ट होती हैं। आंखों को साफ रखने के लिए एक्सरसाइज उनके लिए कितनी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें? लेकिन जनरली कोई बहुत ज़्यादा प्रूवन एक्सरसाइजेज तो नहीं है आइज़ की। अच्छा। कि कोई मतलब ट्रेडिशनली कुछ लोग जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है आपको नेट पे भी इधर उधर मिल जाएंगी, लेकिन कोई प्रूवन स्टडीज़ नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव करें कि कोई बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। मैंने ये आपसे पूछा भी इसलिए क्योंकि ये मैंने नेट से ही देखी भी थी कि आंख की एक्सरसाइज, आप बॉल को इस तरह से आप घुमाएं तो ये उसकी एक एक्सरसाइज है। एक पॉइंट रख लें, उसको ऐसे ऐसे देखते रहें, उससे कुछ बेहतरी आएगी। ये सिर्फ काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये ज़्यादातर मिथ्स हैं, इनके ऊपर स्टडीज़ भी हुई हैं, लेकिन उनमें कोई प्रूवन रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है इस तरह का डाटा। लेकिन ऑब्वियसली आई की जो भी एक्टिविटी, जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एक वो है 20-20-20 का एक फार्मूला आप नेट पे भी बड़ा कॉमनली अवेलेबल है कि जी आप जब 20 मिनट के बाद आप 20 फुट तक दूर किसी चीज़ को भी 20 सेकंड के लिए फोकस करें। जिन लोगों का ज़्यादा देर का कंप्यूटर का या स्क्रीन का यूज़ है वो हर 20 मिनट के बाद एक छोटा सा टाइम जो है ड्यूरेशन अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए दें, और वो दूर देखें ताकि आंखों के मसल जो हैं वो थोड़ा सा अपनी जगह के ऊपर वापस आ जाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आप बता रहे थे और हमें बच्चों को महफूज है इस मामले से भी, और स्क्रीन टाइम जो है उनको महदूद करें। खुसूसी तौर पर जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको इतनी देर जो है टीवी देखने देते हैं या फिर मोबाइल पर कार्टून्स लगा के दे देते हैं, तो उनको कम करें, 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम
नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को रो लेने दें, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसके फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो रो ले, बजाय इसके कि कल को वो आपको ये कहे कि अगर आप लोग मुझे तब मना कर लेते, तब रोक लेते, तो तब मेरे लिए आज मुझे ऐनक ना लगानी पड़ती, मुझे लेंस ना लगाने पड़ते। मेरी तरफ फिर इशारा कर दिया। खैर, मैं इस बात को यहाँ पर ही रोक के आगे चल रहा हूँ और खेल की बात करते हैं। खेल में सियासत लाने वाला भारत जो है अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने पाकिस्तानी टीम को वीज़े देने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े देने का फैसला बाद में होगा, पता नहीं वो कब होगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट भी बड़े इस वक्त पुरजोश हैं कि हम भी क्रिकेट जो है वो देखने के लिए जा सकेंगे। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को वीज़ों से मुतालिक मामले के हल के लिए 1 माह की मोहलत दी थी। हाँ, जिसके बाद ये फैसला उन्होंने किया और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी खदशात के बायस एक शहर तक की महदूद रखा जाएगा। और गलत है, बहुत गलत है। और मतलब कि कलकत्ता में ये सारे मैचेस हो रहे होंगे। अब अगर तो पाकिस्तानी टीम को वो ग्राउंड सूट कर जाती है, वो पिच सूट कर जाती है, कंडीशन सूट कर जाती है, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये बाकी टीमों के साथ ज्यादती होगी, और अगर नहीं सूट करता तो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होगी कि सारे मैचेस एक जगह पर ही खेले जाएं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो फैसले किए गए हैं बात कर लेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार साहब। अब्दुल गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा जारी करने की जिम्मेदारी भारत की ही थी, तो फिर भारत इस मामले में टाल मटोल से काम क्यों ले रहा था? आईसीसी को क्यों इसमें मुदाखलत करना पड़ी? ऑप्शन ही कोई नहीं है भारत के पास। भारत क्यों नहीं वीजा देगा? अगर भारत वीजा नहीं देगा तो वर्ल्ड कप नहीं होगा। और अभी भी कोविड की वजह से वहाँ पे जो मामलात हैं वो थोड़े से गड़बड़ जरूर हैं, बट आई एक्सपेक्ट के वहाँ पर कभी प्लान बी पे आईसीसी सोचेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी वही सूरत हाल है। कोविड की कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पेंडेमिक खत्म हो गया है। बट ये मैं अगेन बोलूँगा कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को वीज़ा देना भारत की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से यकीन दहानी दोबारा भी ऑफिशियली लेनी चाहिए। ये जो खबरें आई हैं ये सोर्सेज से आई हैं या मीडिया के थ्रू आई हैं। बीसीसीआई ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, पीसीबी भी खामोश है, आईसीसी भी इस बारे में खामोश है। बट कब है, मेगा इवेंट है, तो और आई थिंक अब्दुल गफ्फार कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तान के सारे मैचेस एक ही शहर में रखे जाएंगे, यानी कोलकाता में खेले जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि एक तरह से ये मुफीद साबित हो सकते हैं या नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि अगर हमारे टीम को वो पिच सूट नहीं करती, वो ग्राउंड सूट नहीं करता, रास नहीं आता, तो फिर पाकिस्तानी टीम नफ्सियाती दबाव का शिकार हो सकती है। देखिए, सिक्योरिटी का एक एलिमेंट तो रहेगा ना। जब पाकिस्तान भारत की अगर आप पॉलिटिकल मामला देखें, स्पेशली मोदी सरकार जब से मौजूद है, उन्होंने तो मतलब एक आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट किस्म की उनकी अप्रोच रही है, और अभी कुछ अरसे से कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट अभी भी उस तरह का एक रिलेशनशिप या माहौल नहीं है जहाँ क्रिकेट शुरू हो जाए। बायलैटरल सीरीज होती नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट अब वहाँ जाते नहीं हैं, उनके लोग यहाँ आते नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप तो आया हुआ है। सिक्योरिटी ऑब्वियसली भारत की जिम्मेदारी है वीज़ा देने की तरह, और अगर एक ही शहर में मैचेस रखे जाते हैं तो आई थिंक नॉट बैड। ऑब्वियसली इसमें क्रिकेटर्स अपनी राय ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं कि क्या उनको डिफरेंट कंडीशंस में खेलने को फायदा होता है। मेरे ख्याल में दो तरह की बात है। अगर आपको एक ही तरह की पिच पे खेलने का मौका मिल रहा है और पिच आपको सूट करती है तो फिर तो आई थिंक कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसी पिच जहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और आप मुसलसल वहाँ खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इशू बन भी सकता है। बट अब चूंकि ये तो मानना पड़ेगा कि भारत को अपनी हुकूमत के जो पॉलिसी है, यानी कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, उसके बरक्स सिर्फ आईसीसी इवेंट जिसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए का मामला है, ब्रॉडकास्टर की डील में पाकिस्तान इंडिया मैच लिखा होता है, या पाकिस्तान टीम को वहाँ मौजूद होना चाहिए। फिर आईसीसी ऑब्वियसली भारत को कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवाएं। सो उनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी को वो स्मार्टली मैनेज करते हुए पाकिस्तान के मैचेस सिर्फ एक ही सिटी में कराएंगे। तो आई थिंक इस पे पाकिस्तान ज़्यादा कंसर्न शो तो कर सकता है, बट शायद इतना एतराज़ कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं अगर आईसीसी और बीसीसीआई इस चीज़ को मिलकर सॉर्टेड आउट कर लेंगे तो, लेकिन भारत की जिम्मेदारी है, और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली स्टेप लेने चाहिए कि हमारी टीम वहाँ जा रही है, हमारे शहरी हैं, हमारे मौजूद प्लेयर हैं, तो ऑब्वियसली जब ये वहाँ जा रहे हैं तो तमाम तर जो सिक्योरिटी डेलीगेशंस का विजिट है, जैसे दुनिया के दीगर मुल्क पाकिस्तान आने से पहले उनके सिक्योरिटी डेलीगेशन आते हैं, आई थिंक इन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई चांस देना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को ज़रूर अपनी तसल्ली ज़रूर करें, हमारे प्लेयर्स हैं, बहुत कीमती हैं, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की भी। तो आई थिंक
सिक्योरिटी के मामला ठीक है गफार भाई, दूसरा बड़ा अहम मामला है वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से शायकीन को वीज़े देने का मामला तो बहुत पेचीदा हो जाएगा। भारत में हम देख रहे हैं कि कोरोना इस वक्त अपनी पीक पर पहुंच गया है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। क्या इन हालात में हमें बड़ा क्राउड नज़र आ रहा है कि मैचेस में होगा? अभी आप क्या देख रहे हैं? एक तो क्या पहले अलाउ भी है कि नहीं प्लेयर जो फैंस हैं, दूसरा क्या फैंस सिर्फ इंडियंस अलाउ है? क्योंकि इंडियंस या मकामी फैंस इज समथिंग एल्स, और दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके आए हैं जहाज़ों में, या पाकिस्तान के बारे में बात करें तो क्या वागा से वट जो भी इस वक्त सिचुएशन होती है, बट रिस्क होगा किसी भी मुल्क के लिए, तो क्या भारत ये रिस्क लेगा? ये भी उनको फैसला करना है। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड अगर अलाउ हो गया तो भारतीय शायद मकामी क्राउड वो भी लिमिटेड, और मुझे लगता नहीं है कि फॉरेन क्राउड तक बात जाएगी, और शायद फॉरेन क्राउड इतना ज़्यादा विलिंग ना भी हो। मीडिया की तो देखें, हमारी तो एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, बहुत सारे लोग जो जाना चाहेंगे वो जाएंगे। प्लेयर्स को तो वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है, उनको तो बायो सिक्योर में रहना है, चार्टर्ड प्लेयर्स होंगे, बायो सिक्योर महंगे से महंगा उनके अरेंज किया जाएगा। क्या फैंस रिस्क लेना चाहेंगे? मेरा तो ये भी एक नुक्ता नज़र है। फिर खिलाड़ियों, इवन मीडिया के लिए क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि मीडिया की भी जाने इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो जहाँ से टेस्टिंग करा के जाएंगे वहाँ भी क्या उतर के टेस्टिंग होगी, ये सारा कुछ अभी तय होना बाकी है। वीज़े के हद तक मामला ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए, बट जो पेंडेमिक है, बायो सिक्योर है, जो टेस्टिंग है, आई थिंक ये सूरत हाल हमें ज़िंदगी में पहली मरतबा देखनी पड़ी है। तो मेरे ख्याल में तो भारत हो, ICC हो, इवन मैं अगर जाना चाहूँगा तो मैं तो ज़रूर देखूंगा इस चीज़ को बतौर सहाफ़ी कि भारत में जाकर अगर वहाँ पहले ही इतना पेंडेमिक फैला हुआ है, खिलाड़ियों को तो ऑब्वियसली वो उनको हक है और उनको ऑब्वियसली मेहमान के तौर पे तमाम वो बायो सिक्योर का एनवायरनमेंट मिलता है। तो पर क्या मुझे एज अ जर्नलिस्ट या कोई आम आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हम अपना खेल देख रहे थे, हमारा जो जनूबी अफ्रीका का था बहुत ही शानदार रहा, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो खासा कमज़ोर नज़र आया, हमारी बैटिंग लाइन जो है वो कहीं पर अच्छी भी हमें नज़र आई। अगर यही कारकर्दगी रहती है, यही तसलसल रहता है, तो क्या टीम को आप आलमी कप में जीतते हुए देख रहे हैं? तौक़ात की जा सकती हैं हमारी टीम से? पाकिस्तान को पहले तो अपने वो कहते हैं ना, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, आपको अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। कि आप इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें कि आपके पास पावर हिटर का प्रॉब्लम है, आपके पास अभी मिडिल ऑर्डर के अंदर ऑप्शंस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसी तरह आपके पास थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग के अंदर इनएक्सपीरियंस है। तो आई थिंक हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। बोर्ड की हद तक इस बार एक चीज़ें ठीक हैं अब तक अगर टीम मुसलसल लग रहे, इसी तरह नॉर्मल भी खेलती रहे, कोई तब्दीली ना हो। मेरे ख्याल में अब जो लोग हैं वर्ल्ड T20 तक इनको जाना चाहिए, कैप्टन हो, कोच हो, बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो। अब आपके सिलेक्टर्स को ये करना है कि आप अपना स्क्वाड तो भाई फाइनल करें। साउथ अफ्रीका वाली जो T20 सीरीज थी इन पाकिस्तान, आपने 7 तब्दीलियां की। अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते कोई भी टीम आइडियली कि वो वर्ल्ड T20 से पहले हर सीरीज में इतनी तब्दीलियां करे। आई थिंक आपको अपने 15 या 20 रुकनी स्क्वाड को फाइनलाइज करना पड़ेगा, लॉक कर दें कि ये हमारा 20 जो है ना वो जो हमारा एक कहते हैं ना पूल ऑफ प्लेयर है जिसमें से हमें टीम बनानी है। उस टीम को अब आप खिलाते जाएं, कॉम्बिनेशन ट्राई करते जाएं। जिम्बाब्वे की सीरीज इन दिस रिगार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आप शाहीन को रेस्ट करा के यंग लड़कों को चांस दिया। आपने अब आप उनको ले गए ना अरशद इकबाल को या मोहम्मद वसीम जूनियर को, तो आप इनको खिला लें। इनको खिलाकर इनका टेम्परामेंट, इनके स्किल्स लग पता जाता है कि बिल्कुल कौन सा खिलाड़ी PSL में कैसा कर रहा था, बट इंटरनेशनल मटेरियल है कि नहीं। वो आसिफ अली की मिसाल आपके सामने, इवन हैदर अली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अंदाजा ये हुआ कि हर प्लेयर जो PSL का वो मुमकिन नहीं है कि वो इंटरनेशनली तौर पे भी जाके उतना ही परफॉर्म कर सके। तो आई थिंक वी शुड फर्स्ट, इन माई ओपिनियन, शुड फाइनलाइज अवर 15 और 20 प्लेयर्स, क्योंकि 23 प्लेयर्स अब आपको अलाउ होंगे, और फिर आप 15 रुकनी स्क्वाड की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आप लड़कों को पूरा चांस दें, लेकिन उससे पहले उनको इनसिक्योर ना करें। एक टीम बनाकर उनको खिलाते रहें। पाकिस्तान विद अ वेरी सॉलिड टॉप 4 जिसमें बाबर, रिजवान, फखर, हफीज शामिल हैं, और बॉलिंग में हमारे पास शाहीन, और फिर ये वर्ल्ड कप याद रखिए इंडिया में हो रहा है। अच्छे स्पिनर्स हमारे पास उस्मान कादिर, या अगर हमने उनको खिला के और कॉन्फिडेंस दिया तो वी हैव अ चांस। हम ठीक है गफार भाई, हमें दौरा जिम्बाब्वे के हवाले से बता दें, कौमी क्रिकेट टीम की तैयारी आपको कैसी लग रही है? कितना मुश्किल ये टूर होगा या कदरे आसान होगा? शाहीन शाह को तो हमने बेंच पे बिठा दिया, रेस्ट दे दिया, बहुत अच्छा किया। क्या टीम मैनेजमेंट इधर कुछ बेहतर फैसले नजर आएंगे उनके करते हुए हमें?
देखिए जिम्बाब्वे सीरीज ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को आपने साउथ अफ्रीका में हराया है। जिम्बाब्वे के मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं। अभी आपके सामने एक और ताज़ा मसला ही आया कि ही स्ट्रीक जो कि उनके तारीख में एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर के बाद जो सबसे बड़ा नाम था वो ही स्ट्रीक थे, जो कैप्टन रहे हैं बड़ा अरसा, बहुत क्रिकेट खेली है। बट फिक्सिंग की वजह से 8 साल की पाबंदी लगी, वो मुख्तलिफ टीमों के कोच भी रहे, जिम्बाब्वे के साथ भी एसोसिएट रहे, तो ह्यूज सेटबैक। जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट है ना, ये आई थिंक 90s में मुझे याद पड़ता है या 2000 में, जब एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, गाय विटर, नील जॉनसन, 99 के वर्ल्ड कप में तो बहुत तगड़ी टीम थी। बट उसके बाद जिम्बाब्वे की 2 चीजें हुई हैं। एक तो वो पॉलिटिकली भी अगर आप उनके मुल्क के मामला देख लें, थोड़ा सा वहाँ पे एक स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा आप ये चीज देख लें कि आपका जो मामला है क्रिकेट वाला जिम्बाब्वे में, वो बड़ा टर्मोइल में, बोर्ड के मसले मसाइल रहे हैं, खिलाड़ी छोड़ के चले गए हैं। तो जिम्बाब्वे की टीम किसी सूरत एक सेटल टीम नहीं है। बट उनके पास तो अच्छी चीज यही है कि वो नई टीम कभी भी आपको ना सरप्राइज कर सकती है। तो पाकिस्तान शुड टेक दिस इन रियली नोटिस कि हम वो ग्रांटेड ना ले लें उन्हें। किसी भी इंटरनेशनल टीम या उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो उस लेवल पे खेल रही है। आई एम श्योर पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब साउथ अफ्रीका की टीम ए थी, बी थी, पर हम जीते हैं। हमने 3-1 जीता है T20, 2-1 जीता है वनडे में, तो हम जीत कर आए हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस चीज को बिल्ड डाउन करें। आई थिंक उसमें हम जरूर ये करें कि जिन प्लेयर को रेस्ट देना है उनको रेस्ट भी दे दें, जिनको पहली मरतबा खिलाना है उनको खिला भी लें, और अपना पूल ऑफ प्लेयर बढ़ा लें। थोड़ा सा पूल ऑफ प्लेयर बढ़ा लीजिए, ताकि आपके पास खुदा ना खासा कोई इंजरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जस्ट बिफोर वर्ल्ड T20, तो आपका वो प्लेयर जिसको आप बैकअप में ला रहे हो, चाहे वो अरशद हो या आपके पास ऑब्वियसली दानिश अजीज हो, या इसी तरह आपके पास जो दीगर ऑप्शंस हैं उनको आप ट्राई आउट कर लें। ठीक है, सब प्लेयर्स को हमें ट्राई करना चाहिए। पूल ऑफ प्लेयर्स जो है अभी फाइनल कर लेना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और भारत में जो T20 वर्ल्ड कप होना है उस पर सबकी नजरें, और भारत की मजबूरी है पाकिस्तान को वीज़े भी देना और सिक्योरिटी भी देना। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पर जाकर भी एक अच्छा खेल पेश करेंगे। उससे पहले हमारी टीम जो है वो फाइनल हो जानी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी टीम जो है वहाँ पर जाए ताकि एक अच्छा टफ टाइम देकर आए। बिल्कुल ऐसी याद हम दोनों को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।